Now, how do we prepare buffer solutions? We do so by the knowledge of pK of the acid, pKb of the base, and by controlling the ratio of concentration of salt to acid और salt to base. बफर सॉल्यूशंस का पीएच का फॉर्मूला हम नेक्स्ट सेक्शन में देखने वाले हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं. A mixture of acetic acid and sodium acetate act as a buffer solution of pH 4.75 and ammonium chloride ammonium hydroxide का सॉल्यूशन बफर एक्ट करता है 9.25 पीएच का. ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, आपको एग्जैक्ट फॉर्मेशन कैसे होती है बफर सॉल्यूशंस की ये इन्फर आउट करने आना चाहिए यहाँ से, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है. एक बफर सॉल्यूशन बनता है वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ दैट वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक बेस साल्ट ऑफ दैट वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड. ये बेसिक फॉर्मेशन होती है ऐसे किसी बफर सॉल्यूशन की. कई बार आपसे इतना ही सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है इस कंसेप्ट पे कि कौन सा सॉल्यूशन बफर फॉर्म करेगा, ये अरेंजमेंट जिसमें होगी वो फॉर्म करेगा. एंड ये जो पहला एग्जांपल लिया था इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड दूसरे एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. तो ये भी इन्फर आउट करना आपको आना चाहिए. अब इसका नेचर क्या होगा बफर सॉल्यूशन का, तो जो वीक पार्ट है पहले केस में इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड है वीक पार्ट, तो ये एसिडिक बफर होगा, और दूसरे में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है वीक पार्ट, तो ये बेसिक बफर होगा. इट इज़ जस्ट अपोजिट टू व्हाट वी हैव सीन इन साल्ट हाइड्रोलिसिस. उसमें वीक एसिड का एनायन वाटर से H+ ले लेता था और सॉल्यूशन में OH- बचता था, इसलिए एल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाता था. और वीक बेस का कैटायन वाटर से OH- ले लेता था तो सॉल्यूशन में बचता था H+, तो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता था. तो अपोजिट कंडीशन वहाँ पे एज कंपेयर टू वीक पार्ट इसलिए अराइज करती थी. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होगा ही नहीं, एक्वा सॉल्यूशन हम ले ही नहीं रहे हैं. हम सिर्फ एक सिंपल बफर सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसमें एक वीक पार्ट है और उसका साल्ट है. स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के साथ साल्ट है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा. इसकी वजह से तो 7 pH होना चाहिए इस सॉल्यूशन का, लेकिन यहाँ पे एक वीक पार्ट भी है जिसका एक पर्टिकुलर नेचर है. तो एसिडिक नेचर का होगा तो बफर सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा, बेसिक का होगा तो बेसिक बनेगा. तो ये सिंपल कंसेप्ट है, एंड यू शुड नाउ बी एबल टू डिस्टिंग्विश between salt hydrolysis and buffer solution, how opposite things happen in these two cases. नाउ एसिडिक एंड बेसिक टाइप्स ऑफ बफर्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं वो डिस्कस किया गया यहाँ पे. इसकी जो एक्चुअल डेरिवेशन है उसमें नहीं जाना है, सिंपल एक फॉर्मूला है इसमें. बेसिकली 2-3 फॉर्मूला आपको दिखेंगे लेकिन उसी के ही वेरिएशंस हैं एक सिंपल फॉर्मूला की, वो आपको सिर्फ याद रखना, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं. पहला प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर, एंड अब आपको ये पता होना चाहिए, नाम देखते हैं कि कैसे बनेगा एसिडिक बफर. वीक एसिड होगा और उसका साल्ट होगा विद स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे ही बेसिक बफर ऐसे बनेगा वीक बेस उसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड. इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिक जो आपको याद रखना है. pH of an acidic buffer is given by pKa plus log of conjugate base upon concentration of acid, and pH of basic buffer similarly is given by pH is equals to pKa log of conjugate acid अपॉन बेस. यहाँ पे अगर बेस आ रहा है तो इसका मतलब बेसिक बफर है, यहाँ पे एसिड आ रहा है तो एसिडिक बफर है. सिंपल इनका कैटेगराइजेशन है. एंड बेसिकली ये जो ऊपर कंसंट्रेशन है ये साल्ट की होती है, ये इसका जनरल फॉर्मूला. pH ऑफ एन एसिडिक बफर, ऊपर साल्ट की कंसंट्रेशन होती है जो कि पीछे बताया गया, साल्ट टू एसिड साल्ट टू बेस. एंड एसिड के केस में साल्ट फॉर्म करता है एनायन और बेस के केस में कैटायन फॉर्म करता है. जैसे एग्जांपल हमने लिया ऊपर, ये अमोनियम क्लोराइड एक साल्ट है, इसमें बेस से आ रहा है NH4+ कैटायन और एसिड से आ रहा है अनायन Cl-. ऐसे ही सभी साल्ट्स में होता है, इसलिए साल्ट की जगह जो एसिडिक बफर है वहाँ पे क्लोराइड मतलब उसका एनायन आ रहा है, और बेस में साल्ट की जगह उसका कैटायन आ रहा है. इस दैट्स हाउ दिस फॉर्मूला इज फॉर्म्ड. लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें, इवन दो ये जो जितने भी सारे फॉर्मूला 4 हैं ऑलमोस्ट मैंने मार्क किया हुआ है इनको, इनका मीनिंग सेम है, कंसेप्चुअली ये सारे सेम ही है. एक एसिडिक बफर के लिए एक बेसिक के लिए, डेरिवेशन सबका सेम है. लेकिन जो हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन है ये इसने 7.40 को बोला, ये आपको याद रखना है इन सब में से.
पर्टिकुलरली याद रखना है। तो हैंडरसन हैसल बैच, इसमें HA आ रहा है हैसल बैच में, एंड एसिड के केस में यहाँ पे HA आ रहा है। तो इससे आप याद रखेंगे जहाँ पे एसिड है नीचे वो है हैंडरसन हैसलबैच इक्वेशन। इतना और एक्स्ट्रा आपको इसमें याद रखना है। बाकी फॉर्मेट इन सबका सेम है चारों फॉर्मूलाज का, इसलिए याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। pH इज इक्वल्स टू pKa log टू द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन एसिड, एंड अगर यहाँ pH है तो यहाँ pKa होगा, एंड यहाँ अगर POH है तो यहाँ PK भी होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना आपको इनमें, बाकी बहुत इजी है इन फॉर्मूलाज को याद रखना है, सिर्फ इतने ही आपको याद रखने हैं। इससे ज़्यादा कोई बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। pKa for ammonia is 9.25, therefore buffer of pH 9.25 can be obtained by taking ammonia solution and ammonium क्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलर कंसंट्रेशन। तो यही बता रहा है सिंपल सी बात। पी के अमोनिया के लिए हम जानते हैं 9.25 होता है। कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट यानी जो ऊपर है अमोनियम क्लोराइड इन दिस केस, अगर वो सेम ले लें हम एज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन, यानी बेस की कंसंट्रेशन और साल्ट की कंसंट्रेशन अगर सम ले लें तो 1/1 हो जाएगा। लॉग 1 होता है 0 दैट वी आर लेने। तो pH अगर हमें 9.25 बनाना है सॉल्यूशन का, तो बेसिकली हमें साल्ट की यानी अमोनियम क्लोराइड की और अमोनिया सॉल्यूशन की बेस की कंसंट्रेशन सेम लेनी होगी। सिर्फ इतना बोल रहे हैं यहाँ पे, आ जाएगा 9.25 के अराउंड उस बफर सॉल्यूशन का pH। buffer solution found by ammonium chloride and ammonium hydroxide can be represented by, so 9.25 हम जानते हैं, पीछे हमने देखा pKa होता है अमोनिया का। जी हाँ, अमोनिया के लिए pK वैल्यू 9.25 होती है। तो उसके लिए इस इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। pKa की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे चेंज करी है, बाकी वही सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। pH of the buffer solution is not affected by dilution because the ratio under the logarithmic terms remains unchanged। ये तो हमने पीछे देखा ही था, जब कंसंट्रेशन 100 टाइम्स चेंज होती है तब जाके जो pH है वो 2 टाइम्स चेंज होता है। तो स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन कंसंट्रेशंस वो pH को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, इसलिए डाइल्यूशन में तो थोड़ा ही चेंज होता है कंसंट्रेशंस का। So that's why pH is not affected by change in due to this dilution। सो यहाँ पे उसने वो रीजन भी पॉइंट आउट कर दिया दैट वाई बफर सॉल्यूशन रेसिस्ट चेंज इन देयर pH। वैसे ये लॉगरिदमिक स्केल वाला रीजन हम ऑलरेडी जानते हैं, इट इज़ नॉट न्यू टू अस। नाउ द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स, यहाँ यूज़ होगा कॉमन आयन इफेक्ट। मैंने पीछे आपको बोला था कि साल्ट हाइड्रोलिसिस में यूज़ होता है, वहाँ पे नहीं होता, यहाँ होता है इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स नॉट हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे बेसिकली अगर हमें कोई सोल्यूबल साल्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट को प्रेसिपिटेट करवाना है, तो जो उसके आयंस में वो टूट रहा है उनमें से एक सिमिलर आयंस को हम सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होने लगती है। तो दैट्स हाउ कॉमन आयन इफेक्ट इज यूज्ड हेयर in precipitating the sparingly soluble salts। We already know that solubility of ionic solids in water varies a great deal। Some of these like calcium chloride are so soluble that they are hygroscopic in nature and even absorb water vapor from the atmosphere। तो ये जो वर्ड है hygroscopic, ये एस ब्लॉक चैप्टर में इसकी जगह एक और वर्ड यूज़ किया गया है डेलिक्वेशेंट। दोनों का मतलब सेम होता है कि ये एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज़ द ओनली मीनिंग एसोसिएटेड विद दीज टू, एंड बहुत ज़्यादा ही सॉल्युबल होते हैं। ये इंडिकेट करने के लिए दोनों वर्ड यूज़ किए जाते हैं। हाइग्रो से हाइड्रो आप याद रख सकते हैं, जो कि वाटर के लिए यूज़ होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये होते हैं वाटर सोल्यूबल बहुत ज़्यादा। हाइग्रोस्कोपी का डेलिक्वेशेंट इनको बोलते हैं, ये एस ब्लॉक चैप्टर में भी आने वाला है। वहाँ पे NaCl के अंदर ये एज अ इम्प्योरिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं, ये दिखाने के लिए इनको डेलिक्वेशेंट बोला। तो वहाँ पे भी इसको देखा जाएगा। बेसिकली वाटर क्योंकि पोलर होता है ना, तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये जो आयनिक एस ब्लॉक एलिमेंट से बने हुए हैलाइड्स हैं, ये आयनिक होते हैं, मीन्स पोलर हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक इसलिए ही ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं।
तो ये कोई स्पेशलिटी नहीं है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की कि ये हाइग्रोस्कोपिक या डेलिक्वेशेंट होते हैं। सारे ही एस ब्लॉक जो हैलाइड्स होते हैं दीज आर हाइग्रोस्कोपिक या फिर डेलिक्वेशेंट इनको बोल सकते हैं। Others, such as lithium fluoride, have little solubility and they are commonly termed as insoluble. lithium fluoride आप बोल लीजिए यानी लिथियम हलाइड से। और इसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आता है पहला हमारा बेरिलियम, उसके हलाइड से। लिथियम और बेरिलियम ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिनमें कोवलेंट प्रॉपर्टीज ज़्यादा पाई जाती हैं। हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी देखेंगे, इसलिए क्योंकि आयनिक नहीं होते, कोवलेंट होते हैं, यानी वाटर से इनका रिलेशन कम हो गया ना, पोलैरिटी कम हो गई, तो इसलिए इनसोलेबल होते हैं, इनको इनसोलेबल माना जाता है। कोवलेंट आयनिक आर मोर सोलेबल इन वाटर, ये जनरल कंसेप्ट है, न कि कोवलेंट। तो कोवलेंट कनेक्टर क्योंकि इनका बढ़ जाता है तो इसलिए इनको इनसोलेबल माना जाता है। द हैलाइड्स ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम फ्लोराइड मेनली इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बेसिकली लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है एंड कोवलेंट कैरेक्टर भी इसमें ज़्यादा, दोनों चीज़ें इसकी वजह से हाईली insoluble हो जाता है ये। The solubility depends on a number of factors. Important among them are lattice enthalpy of salt and solvation enthalpy of ions. Salt की होती है lattice enthalpy जो कंपाउंड बनता है, जैसे NaCl हम बोलें, एंड सॉल्वेशन होता है आयंस का। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, थर्मोडाइनमिक्स में भी की थी हमने। सोल्वेशन, अगर वाटर है सॉल्वेंट उस केस में उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। आयंस का होता है, आयंस के चारों और वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं उसको। तो ये दो चीज़ों पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। लैटिस एंथैल्पी कम होनी चाहिए उस साल्ट की, एंड सॉल्वेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। लैटिस एंथैल्पी मस्ट बी ओवरकम बाय आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, यानी आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो एनर्जी रिलीज होगी वो लैटिस एंथैल्पी से जाना ज़्यादा होनी चाहिए फॉर द कंपाउंड टू बी सॉल्युबल। द सॉल्वेशन विच इज़ ऑलवेज नेगेटिव, एनर्जी इज रिलीज इन द प्रोसेस, it depends on the nature of the solvent. In case of a non-polar covalent solvent, solvation enthalpy is small and hence not sufficient to overcome the lattice enthalpy of the salt. तो यहाँ पे जो हम कंपाउंड डिसोल्व कर रहे हैं वो आयनिक कंपाउंड है, मीन्स पोलर है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो घुल नहीं पाएगा। सोल्वेशन यानी एनर्जी जो रिलीज्ड है ये ज़्यादा नहीं होगी उस केस में। बेसिकली सॉल्वेशन रिलीज एनर्जी होती है, ये हम थर्मोडाइनमिक्स में देखा है। बेसिकली जहाँ वहाँ पे जो एग्जांपल लिया था उसमें तो नेगेटिव ही थी, तो हम यूजुअली मानते हैं कि हमेशा नेगेटिव होती है। तो क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं है आयनिक और नॉन पोलर कोवलेंट सॉल्वेंट में, आयनिक कंपाउंड में और इसमें, इसलिए सॉल्वेशन इसमें ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती टू ओवरकम लैटिस एंथैल्पी। Consequently, the salt does not dissolve in a non-polar solvent. Solvent ionic compound non-polar यानी covalent solvent में dissolve नहीं होगा. As a general rule, salt to be able to dissolve in a particular solvent, solvation enthalpy must be greater than lattice enthalpy so that the latter may be overcome by the former. तो जो डिसोल्यूशन होता है या डिसोल्यूशन, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, लैटिस एंथैल्पी प्लस द सॉल्वेशन एंथैल्पी। जो दूसरी वाली है ये ज़्यादा होनी चाहिए तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा तभी सॉल्युबल हो पाएगी। ये बोल रहा है लैटिस एंथैल्पी जो एनर्जी मांगती है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए सॉल्वेशन से, टोटल एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए फॉर सॉल्वेशन। ईच साल्ट हैज़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक सॉल्युबिलिटी विच डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं ना, टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाती है। वी क्लासीफाई साल्ट बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी अपॉन इनटू दीज थ्री कैटेगरीज। इसमें सॉल्युबल तो ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी ये तो दिख रहा है, लेकिन स्लाइटली और स्पैरिंगली सॉल्युबल में किसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है ये याद रखना थोड़ा टफ हो सकता है। तो इसके लिए आप याद रखिए, इसमें ए आर आ रहा है स्पैरिंगली सॉल्युबल में, ए आर से आर ए यानी रेयरली। आप ये रेयर वर्ड याद रख सकते हैं। रेयरली सॉल्युबल मीन्स बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी होगी, रेयरली कहीं कहीं सॉल्युबल होगा। तो इसलिए सबसे लीस्ट जो सॉल्युबिलिटी जिसकी, इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट, देन स्लाइटली
एंड देन सोलेबल। एंड ये जो कंसंट्रेशन ली गई है इससे हम ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। हमने जो एक्टिविटी के केस में देखा था कि कब हम कंसंट्रेशन को H प्लस आयन कंसंट्रेशन को एक्टिविटी के इक्वल बोल सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में, जो हमने लर्न किया था कि 10⁻² जिनकी कंसंट्रेशन होती है। तो वही है यहाँ पे 10⁻² से अगर कम है सॉल्युबिलिटी किसी भी साल्ट की तो उसको स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट बोलेंगे, और इससे 10 टाइम्स ज़्यादा है, याद रखना आसान है। तो इन दोनों के बीच अगर सॉल्युबिलिटी है तो स्लाइटली, अगर उससे उससे भी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी तो सॉल्युबल बोलेंगे, पूरी तरह से सॉल्युबल है। अगर 10⁻⁻1 मोलर से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है तो 10 की पावर से इंक्रीज़ कर रहा है ये नंबर, इसलिए इसको याद रखना आसान है। एंड सबसे कम सॉल्युबिलिटी स्पैरिंगली सॉल्युबिलिटी कैसे याद रखनी है यही मैंने आपको बता दिया। We shall now consider the equilibrium between the sparingly soluble ionic salt and saturated aqueous solution। तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, ये वर्ड बता रहा है स्पैरिंगली सोल्यूबल। क्योंकि स्पैरिंगली सोल्यूबल है तो उसके आयंस में कुछ ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, जो उसका साल्ट फॉर्म है वही मेजरली एग्जिस्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम होगा। वीक एसिड या बेस या बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में होता है ना, तो ये स्पैरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगी एक चीज़, जैसे कि आयनिक प्रोडक्ट हमने पढ़ा था वाटर के केस में, उसी के जैसा है ये। वो वाटर के लिए था इसलिए आयनिक प्रोडक्ट उसको बोला, यहाँ पे सॉल्युबल साल्ट के लिए हो रहा है इसलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसको बोल रहे हैं। जैसे बैरियम सल्फेट अगर डिज़ोल्व कर रहा है तो वाटर में, तो Ba2+ और SO4 2- देगा, एंड देयर वुड बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन and the ions of this solution, between the saturated solution containing the ions and this sparingly soluble salt। बेसिकली सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें इस आयंस की सॉल्युबिलिटी या फिर कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं कर रही है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इस इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की कोशिश करें तो सेम होगा, द कंसंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन क्योंकि ये रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में है जिसकी कंसंट्रेशन यूनिटी होती है, तो हमें KSP अगर निकालना है तो इस K को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन ऑफ बैरियर सल्फेट से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमने पीछे भी किया था जहाँ पे हमने द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड जहाँ पे निकाला था, तो वहाँ पे H2O से आयनिक प्रोडक्ट था जहाँ पे बेसिकली वहाँ पे H2O की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया था। जो नीचे वाला होता है जिसकी कंसंट्रेशन सेम होती है उससे मल्टीप्लाई करना था, तो KSP इज इक्वल्स टू K इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ BaSO4, द सेम वी हैव डन फॉर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई किया था, ये मैंने याद रखने को बोला था आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे बचेगा KSP, the product of the concentration or solubility of the individual ions. We call KSP as the solubility product constant or simply solubility product. For the above equation at 298 Kelvin means room temperature, it is 1.1 in 10 to the power minus 10। तो यहाँ से इसको वैल्यू को पुट कीजिए एंड इन आयंस की सॉल्युबिलिटी को अगर हम S से डिनोट करें तो S इंटू एस या स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से S आ रहा है 1 इंटू 10 टू द पावर -5। दिस इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ बैरियम सल्फेट एंड इट इज़ 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर। इसकी सेम यूनिट होती है एज कंसंट्रेशन और मोलैरिटी, मोलर सॉल्युबिलिटी इसलिए ही इसको बोल रहे हैं। तो दैट्स हाउ यू फाइंड मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। ऐसे ही अगर बैरियम सल्फेट की जगह हम जिरकोनियम फॉस्फेट एक स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट का एग्जांपल लें, आपको रटने नहीं है इनके नाम एब्सोल्युटली, ये आपको बताएगा एग्जामिनर कि कौन से स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट हैं। ऐसे ही कोई देख के नहीं बता सकता कि कौन सा हाईली सॉल्युबल साल्ट होगा और कौन सा स्पैरिंगली सॉल्युबल। इसके लिए आपको लैटिस एंथैल्पी और सॉल्वेशन एंथैल्पी के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा चाहिए होता है, जो कि हमने पीछे देखा था। तो लेकिन एग्जामिनर आपको सिर्फ नाम दे देगा इन स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट का, आपको फॉर्मूला खुद से डिराइव करना आना चाहिए। जैसे पीछे बैरियम सल्फेट था, बैरियम हम जानते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो उसका 2+ होगा उस पर चार्ज, और सल्फेट पे SO4 2- होता ही है, तो इसलिए आयंस का कैसे चार्ज देना है ये आपको खुद से आना चाहिए। जैसे जिरकोनियम फॉस्फेट है,
इसमें फॉस्फेट है PO4 3-, ये तो आपको पता है फॉस्फोरिक एसिड से आया है H3PO4, तो इसमें 3- आएगा। लेकिन जिरकोनियम में 4+ आएगा चार्ज, ये सीधे सीधे आपको क्लियर नहीं होता। लेकिन मैंने आपको बता दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर में कि आपको 3D सीरीज़ पूरी याद रखनी है और 4D सीरीज़ के हाफ एलिमेंट्स 5 याद रखने हैं। तो जिरकोनियम दूसरे नंबर पे ही आता है उसमें। एंड दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट्स आता है 3D या फिर 4D सीरीज़ में, उसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने होते हैं टू रीच द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो इसलिए ये 4 लूज़ करता है जिरकोनियम। इसकी पोजीशन क्या है ये मैंने आपको लर्न करना सिखा दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। तो इसलिए इसमें 4+ आएगा। एंड फॉस्फेट का आपको पता ही है। तो आयंस की सॉल्युबिलिटी लिखना इससे डिसाइड करते हैं आप कि उनकी वैलेंसी कितनी है। तो जब ये टूटेगा जिरकोनियम फॉस्फेट, then it will give 3Zr4 plus and 4PO4 3-। ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको लिखना कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होती है, ये भी मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपको बता चुका हूँ। एक की वैलेंसी दूसरे के पैर में जाती है। फॉस्फेट की 3 है तो ये जिरकोनियम के पैर में गई, जिरकोनियम की 4 है तो ये फॉस्फेट के पैर में। तो ऐसे 3 टाइम्स Zr4+ और 4 टाइम्स PO4 3- में ये टूटेगा कंपाउंड। एंड के सोलबिलिटी प्रोडक्ट होगा 3s³ इंटू मल्टीप्लाइड बाई द 4s⁴। बेसिकली जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ये कंसंट्रेशन की रेस्ट ऑफ द पावर में चले जाते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो इक्वेशन होती है हमारे पास उसमें ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो KSP में भी ये इसकी पार में चला जाता है क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है एक तरीके से। तो दिस मस्ट ऑल बी क्लियर टू यू। 6 9 1 12 ये 3⁴ एंड 4⁴ का आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। एंड S की पार इसमें 4 और 3 7 हो जाएगी। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी आ रही है KSP डिवाइड बाई 6 9 1 2 ⁴ तो ऐसे KSP से सोलिबिलिटी तक पहुंचा जा सकता है। ये जो एग्जांपल्स लिए हैं NCERT ने बैरियम सल्फेट और जिरकोनियम फॉस्फेट के। अब एक जनरल फॉर्मूला भी डिराइव किया है एक स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट के लिए। लेट से उसका जो अपीयरेंस है वो ऐसा है mx⁴p+ एंड xy⁴q-। बेसिकली m के इसमें x नंबर ऑफ एटम्स हैं और x के y नंबर ऑफ एटम्स हैं, उन पे रिस्पेक्टिव चार्ज आपको दिया गया है। वेयर x इंटू पी प्लस इज इक्वल्स टू y इंटू q-। दिस इज ट्रू फॉर एवरी साल्ट दैट यू विल एनकाउंटर। अगर हम एग्जांपल है जिरकोनियम फॉस्फेट का तो उसमें Zr4+ जो था उसके नीचे था 3, तो 3 इंटू 4+ ये +12 आ रहा है। और -12 ऐसे ही आएगा फॉस्फेट के लिए। यहाँ पे एब्सोल्युटली सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो +12 इज टू -12 ऐसे ही हर साल्ट के लिए ये ट्रू होता है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऊपर, वो नीचे जो उसके पैर में वैलेंसी उसके दोनों को मल्टीप्लिकेशन कैटायन और एनायन के लिए बराबर होता है। अब यहाँ से सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हम लिखने की कोशिश करें KSP, तो दैट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ M+ मल्टीप्लाइड बाई दैट ऑफ XQ- MP+M। या अब इसको सोलिबिलिटी की टर्म्स में हम लिखें तो x टाइम्स S सोलिबिलिटी हो जाएगी MP+ की, और y टाइम्स S हो जाएगी XQ- की सोलिबिलिटी, क्योंकि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेस्पेक्टिवली हैं x एंड y। एंड यही पावर में भी चले जाते हैं KSP के इक्वेशन में। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो x की पावर और y की पावर में चले जाएगा। अब यहाँ देखिए x की पावर x एंड y की पावर y, इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। s की पावर x+y है तो ये कॉमन ले लेंगे तो x+y हो जाएगी s की पावर यहाँ पे। अब इसको सिंपली रीअरेंज किया है, सोलिबिलिटी हमें निकालनी है। तो s की पावर x+y इज इक्वल टू KSP अपॉन x⁴x मल्टीप्लाइड बाई y⁴y। अब यहाँ से अगर सोलिबिलिटी हमें निकालनी है तो x + y की पावर से डिवाइड करना होगा। तो LHS में
सिर्फ सॉल्युबिलिटी बच जाएगी, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और आर एच एस में 1/x+y आ जाएगा पावर में सारे का। दैट्स हाउ यू रीच टू द solubility of a general sparingly soluble salt in terms of KSP. The term KSP in equation is given by QSP when the concentration of one or more species is not the concentration at equilibrium. Obviously, under equilibrium conditions, KSP would be equal to QSP. Otherwise, it gives the direction of the process of precipitation or dissolution. तो QSP की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो पीछे आना चाहती है, KSP तक कम होती है तो आगे जाना चाहती है। कम होगी तो यानी डिसोल्यूशन होगा, ज़्यादा होगी तो प्रेसिपिटेशन होगा। ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं आगे जब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में। एंड वी मस्ट नो ऑलरेडी, यहाँ तक हमें इतना तो समझ में आ ही गया है, काफ़ी बार देख चुके हैं। KSP के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और Q रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये सोलिबिलिटी या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम की टर्म्स में यहाँ इंट्रोड्यूस किए गए हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत बार इनको देखा जा चुका है। अब एग्जाम्पल देखते हैं 7.26। of course based on the solubility of sparingly soluble salt, calculate the solubility of A2X3 in pure water। KSP आपको गिवन है तो A2X3 कैसे टूटेगा, 2 of A3+ एंड 3 of X2 माइनस। अब यहाँ से KSP लिख लेंगे हम, A3+ की पावर 2 और X2 माइनस की पावर 3। इसकी जो वैलेंसी है ये इसकी पार में चली जाएगी और इसकी वैलेंसी इसकी पार में। एंड कंसंट्रेशन A3+ की है 2 टाइम्स सॉल्युबिलिटी एंड 3 टाइम्स सॉल्युबिलिटी X2 माइनस की, तो KSP में आ जाएगा 2s² एंड 3s³। 108 एस टू द पावर 5 आ जाएगा KSP की वैल्यू। अब यहाँ से एस टू द पावर 5 आएगी 1 10 टू द पावर -25, तो एस की वैल्यू आएगी अराउंड 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 27, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंपेयर करवा रहा है आपको सॉल्युबिलिटी। वैल्यू ऑफ KSP ऑफ 2 sparingly soluble salts आर गिवन टू यू रेस्पेक्टिवली, विच साल्ट इज मोर soluble। तो निकल हाइड्रोक्साइड इसकी है 10⁻⁻15 KSP बता रहा है और AgCN की 10⁻⁻17। यहाँ से जो निकल हाइड्रोक्साइड है उसकी ज़्यादा दिख रही है आपको KSP, तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, सीधे सीधे यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, आपको इंडिविजुअली सॉल्युबिलिटी निकालनी होती है KSP की वैल्यूज़ से, तो वो निकाल लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू इससे ही याद कंपेयर करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है। इवन तो यहाँ कोई गलती नहीं होगी, आगे आप देखेंगे कि निकल हाइड्रोक्साइड इसकी ही सॉल्युबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। NiOH2 इज़ मोर सॉल्युबल देन AgCN। यहाँ पे ऐसा हो गया है KSP की वैल्यू से ही, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो इसको सॉल्व करते हैं। AgCN टूटेगा Ag+ और CN माइनस में, Ni2+ और 2OH माइनस में टूटेगा निकल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे अगर Ag+ की सॉल्युबिलिटी S1 मान लें हम, तो CN माइनस के भी उतनी ही होगी, क्योंकि इन दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है इनकी रिएक्शन में जो पीछे गिवन है ये। तो यहाँ से S1² आ जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCN के बराबर 6 × 10⁻17 जो आपको गिवन है, तो S1 आ गया अराउंड 10⁻⁻9 के बराबर। एंड Ni2+ की सॉल्युबिलिटी SO2 मान रहे हैं आप, तो OH माइनस की 2s2 हो जाएगी, क्योंकि इसका डबल द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। S2 × 2s2² यानी 4s2³ यहाँ से KSP के इक्वल आ गया, S2 आ गया 0.58 10⁻⁻4 के अराउंड। तो -4 पार आ रही है S2 की एंड -9 S1 की, तो S2 कितना ज़्यादा आप देख लेंगे, 10⁵ ज़्यादा है, तो दैट्स हाउ NiOH2 निकल हाइड्रोक्साइड इज मोर soluble देन सिल्वर साइनाइड। दैट्स हाउ यू प्रिडिक्ट द solubility, एग्जैक्ट solubility फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ KSP। कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक साल्ट, तो यहाँ पे डिस्कस किया गया ये कॉमन आयन इफेक्ट। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल दैट इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द आयन्स it should combine with the ions of opposite charge and some of the salt will precipitated till once again KSP becomes equal to QSP।
वही बोल रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था, आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा साल्ट का, जब तक कि KSP QSP के इक्वल नहीं हो जाता। इक्विलिब्रियम यही चाहेगा, उसका रिवर्स चाहेगा। सिमिलरली if the concentration of one of the ions decreased, more salt will dissolve again to equate the KSP to QSP। तो साल्ट आयंस कंसंट्रेशन आप डिक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम चाहेगा उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, जस्ट अपोजिट प्रोसेस चाहता है वो। तो मोर ऑफ द साल्ट विल डिजॉल्व एंड फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। This is applicable to even soluble salts like sodium chlorides, except that due to higher concentration of the ions, we use their activities instead of their molarity in the expression for QSP। तो डेफिनेटली QSP होगा यार, वीक के केस में होता है ना KSP, तो इक्विलिब्रियम तो वीक के केस में एग्जिस्ट करता है। ये हाईली सॉल्युबल साल्ट जो होते हैं सोडियम क्लोराइड के जैसे, उनमें तो पूरा ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, सारे के सारे ही डिजोल्व कर जाते हैं, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो QSP उनमें होगा डेफिनेटली। एंड क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है इसलिए एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं, ना कि मोलर कंसंट्रेशन। ये हमने पीछे भी देखा था डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, जिनमें कंसंट्रेशन बहुत कम होती है 10⁻² मोलर, वहाँ पे जाके इक्वल हो पाती है कंसंट्रेशन और एक्टिविटी। हाई जहाँ पे कंसंट्रेशन वहाँ पे एक्टिविटीज यूज़ करनी होगी, ये दिस मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ। Thus, we if take a saturated solution of sodium chloride and pass HCl gas through it, then sodium chloride is precipitated due to the increased concentration or activity of the chloride ion available from dissociation of HCl. Sodium chloride thus obtained is of very high purity, and we can get rid of impurities like sodium and magnesium sulfates. This exactly same method you will came across in the chapter of S block, जहाँ पे NaCl की प्रिपरेशन हो रही है। हाई प्योरिटी NaCl यहाँ पे बनाया जा रहा है, एंड इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होती हैं यहाँ मत देखिए, ये वहाँ एग्जैक्टली आपको लर्न करनी है कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं इसमें। सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड भी होती हैं इसमें इम्प्योरिटीज़, तो वहाँ पे इसको देख लिया जाएगा। तो ये मेथड वहाँ पे भी आएगा। एंड कॉमन आयन इफेक्ट इज़ द कॉज, जिसकी वजह से ये हो रहा है। क्लोराइड आयन्स की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एंड द प्रेसिपिटेशन ऑफ द साल्ट विल टेक प्लेस विच इज़ NaCl इन दिस केस। The common ion effect is also used for almost complete precipitation of a particular ion, as it sparingly soluble salt with very low value of solubility product for gravimetric estimation। तो आपने सुना होगा वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन, ना सुना हो तो आगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में इसको देखने वाले हैं, उसी के जैसा ही होता है ये ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन भी। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि सॉल्यूशंस की हम मेजरमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम, एंड साल्ट्स की मेजरमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मास। वही यहाँ पे इंडिकेट किया गया है इस ग्रेवी वर्ड के द्वारा। इट इज़ इंडिकेटिंग ग्रेविटी विच इज़ मीन्स मीनिंग हेयर मास, मैट्रिक मीन्स मेजरमेंट। एंड इसको आप याद रख सकते हैं साल्ट्स को, जो कॉमन साल्ट है उसकी टर्म्स में, कॉमन साल्ट NaCl होता है, उसका मास मेजर करते हैं ना हम, सॉलिड्स की मूव एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन होती है साल्ट्स की। दस वी कैन प्रेसिपिटेट सिल्वर आयन एज सिल्वर क्लोराइड, फेरिक आयन एज हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, एंड बेरियम आयन एज सल्फेट फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ग्रेविमेट्रिक ही होते हैं, ये हमने देख लिया। एंड यहाँ पे कौन सा आयन किस साल्ट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर रहा है ये तक आपको पता होना चाहिए। सिल्वर आयन उसके क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर रहा है, ये आप याद रख सकते हैं। सोडियम भी क्लोराइड की फॉर्म में करता है, जो कि हमने एग्जैक्ट प्रोसेस देखा पीछे, HCl उसमें गैस रिलीज की जाती है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। फेरिक आयन एज इट्स हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में देखेंगे आप, वहाँ पे रस्ट की जहाँ पे फॉर्मेशन होती है तो हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड वहाँ पे ही बनता है, तो वहाँ से याद हो जाएगा आयरन प्रेसिपिटेट एज फेरिक आयन एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। एंड बैरियम एज बैरियम सल्फेट, ये तो हमने पीछे देख ही लिया, बैरियम सल्फेट एक्सपेरिमेंटली सॉल्युबल साल्ट होता है, इसी की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट करता है। तो ऐसे ये तीनों आपको प्रेसिपिटेट्स याद होने चाहिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 28, ये एग्जैक्टली 2021 में आई थिंक आया हुआ है, मुझे
क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट यही, इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ भी चेंज नहीं की गई हैं। इससे सेम आंसर जो इसका आई थिंक 10⁻13 के टर्म्स में यही आंसर आया हुआ है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए निकल हाइड्रोक्साइड का उसने आयनिक प्रोडक्ट यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं दिया 10⁻15। ये कितना कम ये डिसोसिएट करेगा इनटू आयंस, ये आयनिक प्रोडक्ट उसका बता रहा है बहुत कम। तो आप मान सकते हैं कि जो OH माइनस की कंसनट्रेशन होगी Ni2+ एंड 2OH माइनस, वो नेग्लिजिबल होगी Ni2 जो निकल हाइड्रोक्साइड है उसके केस में डिसोसिएट ही नहीं होगा क्योंकि बहुत कम है इसका आयनिक प्रोडक्ट। तो जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन होगी OH माइनस की, तो यहाँ से आएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये स्ट्रॉन्ग बेस है डिसोसिएट करेगा। तो 0.10 मोलर यहाँ पे सोल्युबिलिटी होगी OH माइनस आयंस की। ये आपको यहाँ से इन्फर आउट करना था, सिर्फ इसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ देखिए जो हमें 2s कंसंट्रेशन मिलेगी OH माइनस की, दैट वुड बी मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू 0.10 सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो OH माइनस मिलेगा उससे, देखो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है इसका निकल हाइड्रोक्साइड का। तो 0.10 + 2s को ऑलमोस्ट 0.10 अब मान सकते हैं। तो 0.10 का स्क्वायर होगा एज सोलिबिलिटी है निकल हाइड्रोक्साइड, ये तो आएगी इन द एक्सप्रेशन फॉर KsP4 NiOH2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं सोलिबिलिटी की वैल्यू आ रही है 10⁻13 के अराउंड, दैट वुड बी सोलिबिलिटी ऑफ Ni2+। यही आपसे पूछी थी मोलर सोलिबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयंस की सोलिबिलिटी तो 0.10 के अराउंड हो गई है, तो हमने ऑलरेडी जान ही लिया था इसमें। अब एक आखिरी कंसेप्ट बचा है इस चैप्टर का, सोलिबिलिटी ऑफ साल्ट्स ऑफ वीक एसिड इंक्रीज कर जाती है लोअर pH पे। इसको ध्यान से समझते हैं ऐसा क्यों होता है। वीक एसिड उसने फॉस्फेट्स को बोला है, तो ये कंपैरेटिवली बोला है, ये आप पी ब्लॉक चैप्टर में देखेंगे क्लास 12 में आता है। फॉस्फोरिक, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक, इनमें नाइट्रिक की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सल्फ्यूरिक आता है, देन फॉस्फोरिक। तो कंपैरेटिवली आप बोल सकते हैं वीक एसिड फॉस्फेट्स को। जिरकोनियम फॉस्फेट हमने देखा था वो क्या बोलते हैं स्पैरिंगली सोल्युबल साल्ट ही तो था, तो इंक्रीज करती है लोअर pH पे। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज एट लोअर pH द कंसंट्रेशन ऑफ द एनायन डिक्रीजेज ड्यू टू प्रोटोनेशन। तो क्या होता है लोअर pH है मतलब ज़्यादा आप एसिडिक एनवायरनमेंट में उसको डाल रहे हैं साल्ट को, एसिडिक ज़्यादा तो H+R कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो जो एनायन है उससे चिपक जाएंगे वो H+ एंड प्रोटोनेशन से ऐसा होगा। दिस इन टर्न increases the solubility of the salt so that KsP again becomes equal to QsP। QsP becomes equal to KsP बेसिकली। तो सोलिबिलिटी इंक्रीज करेगी ऑफ कोर्स। एनायंस जो एनायन हो या कैटायन हो, कोई भी आयंस की कंसंट्रेशन आप डिक्रीज कर रहे हैं किसी भी तरीके से, यहाँ से प्रोटोनेशन से हो रही है, लेके जा रहा है उस एनायन को जो H+ आपने इंक्रीज किया लोअर pH के एनवायरनमेंट में, तो एनायन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, साल्ट टूटेगा और सोलिबिलिटी इंक्रीज करेगी उस साल्ट की। तो दैट्स हाउ लोअर pH पे सोलिबिलिटी वीक एसिड्स लाइक फॉस्फेट्स की इंक्रीज करती है। एंड इसका एक एग्जैक्ट फॉर्मूला जिसके डेरिवेशन में आपको नहीं पढ़ना है, नीट में आपको किसी काम का नहीं है, उसका फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है आपको। सोलिबिलिटी ऑफ वीक साल्ट्स ऑफ वीक एसिड एट लोअर pH, उस pH का लोअर pH पे डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू आपको गिवन होगी, H+ आयन कंसंट्रेशन भी गिवन होगी उस लोअर pH पे, आपसे सोलिबिलिटी पूछेगा तो दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ KsP इंटू H+ प्लस Ka डिवाइड बाई Ka। ये एग्जैक्ट सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है इसी के लिए। द सोलिबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन H+ कंसंट्रेशन और डिक्रीज इन pH। तो लोअर pH पे यानी डिक्रीज इन pH पे सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है, ये तो हमने पीछे देख ही लिया था। एंड लोअर pH का मतलब हाइयर H+ आयन कंसंट्रेशन, ये भी हम जानते हैं pH = -log ऑफ H+ होता है, यानी इन्वर्स रिलेशन होता है इन दोनों में। एंड ये यहाँ से भी इन्फर आउट किया जा सकता है इस फॉर्मूला से, KsP के फॉर्मूला से। H+ न्यूमरेटर में आ रहा है यानी सोलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इस H+ कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोलिबिलिटी। एंड ये फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप जानते हैं
कोई सिंपल स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट ले लिए, बैरियम सल्फेट का अगर हम एग्जांपल लें तो एस स्क्वायर इक्वल टू के एस पी होता है, एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एस पी होगा, तो के एस पी तो अंडर रूट यानी पार 1/2 के अंडर आएगा, ये तो आप पहले से जानते थे। अब यहाँ पे क्योंकि लोअर पीएच पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उस साल्ट को, तो H प्लस आयन कंसनट्रेशन आएगी, लोअर पीएच से हाइयर H प्लस आयन कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो वो इस फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एंड क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए न्यूमरेटर में आएगा, तो के एस पी से मल्टीप्लाई हो रहा है H प्लस, इसलिए ये समझना आसान होना चाहिए। प्लस के ए उसने किया है, और उसको कंपनसेट करने के लिए डिवाइड कर दिया है के ए से, यानी के ए तो ऑलमोस्ट कैंसल आउट किया है उसने, तो प्लस के ए किया है इसलिए उसने डिवाइड कर दिया, इसे आप याद रखेंगे, ये कंपनसेशन हो गया है, एंड मल्टीप्लिकेशन होगा एच प्लस का, ये मैंने कंसेप्चुअली आपको बता दिया। तो ऐसे आप इस फॉर्मूला को रिमाइंड कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, द सोलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट at lower pH and how does it increases, तो that's how is some of the theory of this chapter। समरी आप पढ़ें या ना पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं वो सारे इन डेप्थ हम थ्योरी में कवर कर चुके हैं। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस ही करना बहुत ज़रूरी है। एंड इस चैप्टर की एक्सरसाइज में आपको 73 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, लेकिन जितने भी करने हैं उसके लिए मुझे एक सेपरेट पेजेस क्रिएट करने पड़े। यूजुअली मैं जो एनसीईआरटी का पीडीएफ होता है उसमें एक्सरसाइज में ही उसमें ही एक्सरसाइज और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन इसमें इतने सारे क्वेश्चन उसका लेंदी सॉल्यूशंस होने की वजह से मुझे सेपरेट पेजेस क्रिएट करने पड़े। एंड हम सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पूछे जो क्वेश्चन जिन एनसीईआरटी जिन क्वेश्चन के आंसर नहीं देता है वो उसको एनटीए नहीं पूछता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई नहीं दे रहा, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए ही मैंने उन क्वेश्चंस को स्किप किया है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2। केसी आपसे पूछा और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टी डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेट टू द पावर देयर सॉक्यूमेंट्री कोफिशिएंट होती है केसी की वैल्यू, तो SO3 की जो कंसंट्रेशन है 1.90 इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड स्क्वायर द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 विच इज़ 0.60, तो इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 12.229 के अराउंड केसी फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, at a certain temperature total pressure of 10 to the power 5 pascal iodine vapors contains 40% by volume of iodine atoms, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो 40% बाई वॉल्यूम कंटेन करते हैं। आपको केपी पूछा इस रिएक्शन के लिए, तो आयोडीन मोलिक्यूल्स एंड आयोडीन जो वेपर्स हैं यानी एटम्स हैं उनका पार्शियल प्रेशर आप निकाल सकते हैं, जो परसेंटेज आपको गिवन है, वेपर्स का गिवन है, वेपर स्टेट गैसियस स्टेट में जब चला जाएगा एटम्स का बाई वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम्स, तो इसका 40% गिवन है, तो 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 10⁵ ये हो गया इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स। एंड ऐसे ही जब 60% बचा फिर आयोडीन मोलिक्यूल्स का, तो यहाँ से इन दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालिए, पुट इन द फॉर्मूला ऑफ के पी, स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁸ आ रहा है, यहाँ से द पार्शियल प्रेशर ऑफ 4 आ रहा है बेसिकली, हाँ लेकिन 10⁵ है ना, यहाँ पे 0.4 इंटू 10⁵ है, इसको 4 इंटू 10⁴ लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर होगा 4 इंटू 4 इंटू 10⁸। आयोडीन एटम्स ऊपर आएंगे, उनका पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाई आयोडीन मोलिक्यूल्स का पार्शियल प्रेशर 6 इंटू 10⁴ हो जाएगा ये यहाँ से, तो इसको सोल्व कीजिए 2.67 इंटू 10⁴ आपको केपी की वैल्यू मिल जाएगी। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, आपको इसकी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में ही गिवन थी, जैसा कि सभी क्वेश्चंस की होती है। आयोडीन एटम्स की परसेंटेज आपको गिवन थी, उसको मल्टीप्लाई करना था आपको टोटल प्रेशर से टू गेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स। बेसिकली जो पार्शियल प्रेशर होता है इट इज़ मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, एंड ये बाई वॉल्यूम यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट वी नो फ्रॉम एवोगैड्रोज लॉ, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन में इसलिए 40% हमें कंसीडर कर लिया ये, एंड इसलिए ही इससे पहले इक्विलिब्रियम से पहले दिए हुए हैं वो सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर जिसमें जिनमें ये सारे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे वो अप्लाई होने हैं कंसेप्ट ना। क्वेश्चन नंबर 5,
आपको Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और Kp गिवन है। आप जानते हैं Kp होता है इज इक्वल्स टू Kc इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन। तो वहाँ से Kc होगा Kp डिवाइड बाई आर टी टू द पावर डेल्टा एन। ठीक है, अब डेल्टा एन फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, यहाँ पे 2 और 1 3 है गैसियस प्रोडक्ट्स और गैसियस रिएक्टेंट्स है 2, तो डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ से 1 होगी, दूसरी में भी 1 होगी क्योंकि एक ही यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट है और गैसियस रिएक्टेंट्स तो 0 हैं, दोनों ही सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में भी ये। तो डेल्टा एन दोनों ही केसेस में 1 है, तो के सी हेयर वुड बी के पी डिवाइड बाई आर टी। सीधा आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं, आपको पता होना चाहिए 8.314 होती है स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स में। एंड यहाँ पे प्रेशर आपको पीछे क्यों ना बार में, तो बार में 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना होता है इसको। एंड टेम्परेचर 500 केल्विन फॉर द फर्स्ट रिएक्शन एंड 1073 फॉर द सेकंड वन। तो इसको पुट कीजिए, यू विल गेट 4.3 10⁻⁻4 के अराउंड Kc फॉर द फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकंड के लिए यू विल गेट अराउंड 1.90। क्वेश्चन नंबर 6, आपको Kc गिवन है एक रिएक्शन के लिए और Kc पूछा है उसकी रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा। तो Kc डैश वुड बी द इनवर्स ऑफ Kc, 1/Kc हो जाएगा एंड 1.5 × 10⁻⁻15 इसका आंसर आ रहा है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बेस है, दो की थ्योरी में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा है सीधा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर नहीं गिवन होगा उसका एनसीईआरटी में। सीधे आप समझ सकते हैं अब जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं क्यों नहीं लिए हैं उनको। इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंसंट्रेशन आपको डिटरमाइन करनी है एंड इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होंगी। ऑफ कोर्स आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जांपल्स की फॉर्म में भी कर चुके हैं इन डेप्थ थ्योरी में। 0.482 moles of N2 and this much of O2 are given in a 10 liter reaction vessel and allowed to form N2O। तो बहुत सिंपल है, Kc भी गिवन होगा इस रिएक्शन के लिए आपके। तो मोल्स आप ले लीजिए, इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बता रही है कि 2x मोल अगर फॉर्म हो रहे हैं N2O के, तो इसमें से 2x घटेंगे N2 से क्योंकि इन दोनों की स्टोइकियोमेट्री सेम है, और x घटेगा O2 से, उसकी N2O से हाफ है। एंड यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, कंसंट्रेशन नहीं गिवन है। मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ये होती है कंसंट्रेशन। तो जिन क्वेश्चन में वॉल्यूम मेंशन्ड हो उनके लिए आपको पर्टिकुलरली सावधान हो जाना चाहिए, यूज़ करना उस वॉल्यूम का आपको। जिन क्वेश्चन में स्टोइकियोमेट्री ऐसी होती है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो स्टोइकियोमेट्री है वो सेम है, तो उसमें ये जो वॉल्यूम का चेंज है ये कैंसिल हो जाता है ऊपर नीचे। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, 2 यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में दिख रहे हैं और 3 हैं गैसियस रिएक्टेंट्स, तो इनमें स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है वॉल्यूम की वजह से कंसंट्रेशन में। तो इनमें ज़रूर ध्यान रखना है आपको, वॉल्यूम का यूज़ करना है। तो इन मोल्स को डिवाइड करना हमको वॉल्यूम से टू गेट द कंसंट्रेशन। तो 2x डिवाइड बाई 10 एंड जो मोल्स थे N2 और O2 के इक्विलिब्रियम पे जितने रह गए वो उनको भी 10 से डिवाइड करना होगा। तो ये बड़ी सी कैलकुलेशन दिख रही है इसके Kc के लिए। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, आप देख सकते हैं इसको 3.2 10⁻⁻21 के अराउंड आपके x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। x क्या था जो निकलेगा, जो कंसंट्रेशन माइनस हो रही थी रिएक्टेंट से, एंड 2 times x वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ दैट फॉर्म्ड ऑफ N2O। तो N2O की कंसंट्रेशन क्या होगी 6.6 10⁻⁻21 के अराउंड, क्योंकि 3.3 के अराउंड आ रही थी हमारे x की वैल्यू यहाँ से। अब आपसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से यहाँ पे पूछी थी, तो इक्विलिब्रियम पे N2O जो फॉर्म होगा उसकी हमने निकाल ली। एंड जो N2 और O2 थे उनकी ऑलमोस्ट सेम कंसंट्रेशन रहेगी जो कि इनिशियली थी, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखिए 10⁻⁻37 के अराउंड है। तो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी उतनी, बहुत कम ये प्रोसीड करेगी। तो इसीलिए रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट हमें रिएक्टेंट्स ही दिखाई देंगे इक्विलिब्रियम पे, प्रोडक्ट्स बहुत कम। तो 0.482 जी हाँ, एंड 0.933 ये नंबर ऑफ मोल्स थे इनके इक्विलिब्रियम पे, यही बचेंगे। इनको डिवाइड कर दें अगर 10 लीटर से, यानी कंसंट्रेशन हम निकालें तो 0.04 0.09 के अराउंड बचेगी N2 और O2 की कंसंट्रेशन। ना क्वेश्चन नंबर 9,
आपको NOBr दे दिया है, इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन है एंड इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है रिएक्टेंट्स की N2NO और Br2 की। तो पिछले क्वेश्चन से इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे गिवन नहीं है आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपसे इक्विलिब्रियम अमाउंट्स पूछे हैं NO और Br2 के, जो कि इस रिएक्शन की स्टोइक्योमेट्री से ही फाइंड आउट कर सकते हैं आप। जैसे कि NO के नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको चाहिए तो जो फॉर्म हुए हैं NOBr के उसको ही माइनस कर देना होगा आपको NO के इनिशियल मोल्स में थे, क्योंकि इन दोनों की स्टोइक्योमेट्री सेम है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0.08 थे NO के, 0.05 हमने NOBr के माइनस कर दिए, तो 0.03 के अराउंड आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएंगे। एंड उसके बाद Br2 के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने आपको इक्विलिब्रियम में, तो आप यहाँ से स्टोइकियोमेट्री से देख पा रहे हैं कि जब एक लग रहा है Br2 का तो दो बन रहे हैं NOBr के, यानी जो भी बन रहा है NOBr का उसका आधा लग रहा है Br2 में से। तो NOBr का 0.05 बन रहा है, उसका आधा लगेगा Br2 में से, 0.025 के अराउंड लगेगा, इसमें से माइनस कर दें इनिशियल मोल्स में से Br2 के, तो 0.01 के अराउंड आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Br2 मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था। ना क्वेश्चन नंबर 10, टेम्परेचर आपको गिवन है और Kp की वैल्यू गिवन है, Kc पूछा है, तो यही क्वेश्चन हमने पीछे किया था, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज चेंज कर दी गई हैं। एंड इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू आपको यहाँ से दिखाई दे रही है -1, 2 -3 -1 है, तो के पी के सी इज इक्वल टू के पी डिवाइड बाई आर टी टू पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो के पी मल्टीप्लाइड बाई आर टी होगा इस रिएक्शन के लिए के सी की वैल्यू। तो के पी आपको गिवन है 2 × 10⁻10, बार में गिवन है तो 8 × 10⁻2 होगी आर की वैल्यू। ये अगर आपको नहीं निकालनी आती आर की वैल्यू कैसे पता करते हैं, तो आप स्टेट्स ऑफ मैटर देख सकते हैं। सो के पी मल्टीप्लाई बाई आर इंटू टेम्परेचर, तो 7.10⁻11 के समथिंग आपको पर मोलर के सी की वैल्यू मिल जाएगी। बिकॉज के पी की यूनिट है पर बार, तो जब वो के सी में कन्वर्ट होगा तो पर मोलर उसकी यूनिट हो जाएगी। ना क्वेश्चन नंबर 11 है, एच आई का सैंपल जिसकी इनिशियल पार्शियल प्रेशर है 0.2 atm, इक्विलिब्रियम पे उसका प्रेशर हो गया 0.04, के पी पूछा है इस रिएक्शन के लिए आपसे। एच आई इज गेटिंग कन्वर्टिंग इनटू H2 + I2, तो इक्विलिब्रियम पे 0.04 बचा, एच आई का पार्शियल प्रेशर 0.2 था इनिशियली, सो 0.16 चेंज आया ये, यानी इतना उसने पार्शियल प्रेशर ट्रांसमिट कर दिया H2 और I2 में, क्योंकि इनिशियली वो प्रेजेंट नहीं थे, जब आ गए तो इतना उनमें ट्रांसफ़र हो गया होगा। तो 0.16 इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन H2 एंड I2, बिकॉज इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो 0.08 हो जाएगा इन दोनों का पार्शियल प्रेशर। अब Kp आप निकाल सकते हैं, पार्शियल का को प्रोडक्ट्स का डिवाइड बाय दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, एंड 0.08 था H2 और I2 का, एंड एच आई का स्क्वायर होगा पार्शियल प्रेशर का 0.04 का स्क्वायर, क्योंकि 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका, तो यहाँ से के पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 12, a mixture of that much of N2OH2 and that 8.13 mole of NH3 introduced into a 20-liter reaction at 500 Kelvin. At equilibrium, Kc for the reaction is coming out to be of 10⁻². Is the reaction mixture at equilibrium? ऐसे क्वेश्चन हम एग्जांपल्स में भी कर चुके हैं। अगर ये जो Kc इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की वैल्यू है ये QC के इक्वल आ रही है, रिएक्शन कोएफिशिएंट के इक्वल, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अगर नहीं तो एब्सोल्युटली नहीं। इफ़ नॉट द इन व्हाट डायरेक्शन द रिएक्टेंट इज प्रोसीडिंग, तो नेट डायरेक्शन उससे आ जाएगा QC, अगर ज़्यादा है तो कम है। बेसिकली QC हमें निकालना होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे गिवन है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए तो कंसनट्रेशन आपके पास आ जाएगी N2 + H2 गिव 3H2 गिव्स 2NH3। ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं हीबर्स प्रोसेस का। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है अमोनिया, उसकी कंसनट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा, एंड क्यूब होगा कंसनट्रेशन ऑफ H2 की, H2 की कंसनट्रेशन क्यूब, और N2 की कंसनट्रेशन ऐसे रहेगी, बोथ ऑफ दीज आर रिएक्टेंट्स, तो नीचे आएंगे प्रोडक्ट्स अमोनिया ऊपर। इसको सॉल्व कीजिए 2 × 10⁻³ के अराउंड आ जाएगा QC की वैल्यू। डेफिनेटली ये KC से ज़्यादा आ रही है, तो रिएक्शन
इक्विलिब्रियम पे तो है ही नहीं, एंड क्यूसी क्योंकि ज़्यादा आ रहा है तो रिएक्शन पीछे जाना चाहिए, तो नेट डायरेक्शन जो होगा रिएक्शन का डेट वुड बी इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ऐसे आपको प्रिडिक्ट करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 14, एक मोल ऑफ वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड टेकन एट 10 लीटर वेसल्स एंड हीटेड एट दिस टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम पे 40% बाय मास ऑफ वाटर इज रिएक्टिंग विद CO अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, एंड आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है इस रिएक्शन के लिए। तो इक्विलिब्रियम पे 40% रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, तो जितना रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो 40% ऑफ द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड H2 एंड I2 का पार्शियल आप कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं क्योंकि केस यहाँ पे निकालनी है, एंड 40% रिएक्ट करेंगे तो 60% रिएक्टेंट्स बच जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, ये आपको इन्फर आउट करना था इससे। तो 0.6 हमारे पास कंसंट्रेशन बचेगी रिएक्टेंट्स क्योंकि इन दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, एंड प्रोडक्ट्स की हो जाएगी 0.4 एट इक्विलिब्रियम, तो 0.4 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 0.6 इंटू 0.6, 0.44 के अराउंड के से आपके पास आ जाए इस रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें H2 और I2 एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रहे हैं और HI फॉर्म कर रहे हैं, जस्ट रिवर्स ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे H2 और I2 प्रोडक्ट्स थे। इसमें आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू गिवन है 54.8 एंड 0.5 मोल्स पर लीटर, ये HI की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है, और H2 और I2 की इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपसे पूछी हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है उसमें इसको अप्लाई करना है आपको। 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा, दो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। लेट्स से x एंड x वी हैव कंसीडर्ड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 दोनों की सेम होगी क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनके सेम है। तो 0.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 54.8, दैट वुड बी द इक्वेशन, एंड यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व कीजिए 0.068 मोल पर लीटर के आपके पास आ जाएगा। दैट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बोथ H2 and I2। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, what is the equilibrium concentration of the each of the substance in the equilibrium when initial concentration of ICl was 0.78 molar, Kc गिवन है इस रिएक्शन के लिए, तो 0.14 गिवन है, एंड मैंने इसको अराउंड 0.16 मान लिया क्योंकि स्क्वायरिंग में इसके हेल्प होगी। 0.4 इसका स्क्वायर होता है, यहाँ पे हमने माना है H2 I2 और Cl2 की कंसंट्रेशन को x, तो 0.78 माइनस 2x हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ICl, क्योंकि जितना बन रहा है I2 और Cl2 उसका 2 टाइम्स 2 ICl में से कंज्यूम हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 0.78 माइनस 2x का होल स्क्वायर आपके पास 0.16 के बराबर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर आप समझ रहे हैं ऊपर क्यों आ रहा है, एक्स हमने मानी है I2 और Cl2 दोनों की कंसंट्रेशन, तो उनका स्क्वायर होगा, प्रोडक्ट्स में है वो। इसको सॉल्व कीजिए आप एक्स के लिए, तो आपके पास 0.167 मोलर ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों की होगी, I2 और Cl2 की बराबर इनकी कंसंट्रेशन है। ICl क्योंकि 0.78 माइनस 2x, तो इसको कीजिए 0.446 मोलर के पास ICl की कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगी एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 17, Kp गिवन है आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछी है C2H6 की व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एट 4 atm प्रेशर, तो 4 माइनस एक्स हो जाएगी C2H की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जब हम मान लें x और x C2H4 और H2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू Kp यानी 0.04 आ रहा है, एंड यहाँ एक क्वाड्रेटिक बनेगी जो आपको सॉल्व करनी ही होगी, इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट एक्स टू बी 0.38 atm, इसको 4 में से माइनस करना होगा टू गेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6, तो इसको माइनस कीजिए 3.62 atm द पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6। आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला पार्ट है, आपको कंसंट्रेशन रेशियो यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट राइट करना है फॉर दिस रिएक्शन, नोट भी गिवन है। वाटर इज नॉट इन एक्सेस इज नॉट अ सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन, ये मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी था, अगर ऐसा नहीं मेंशन किया होता तो लिक्विड स्टेट में हम और सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन को चेंज नहीं मानते, उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी में लेते हैं। यहाँ पे अगर सॉल्वेंट एक्ट कर रहा होता वाटर तो उसकी कंसंट्रेशन वैरी नहीं करती ज़्यादा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन फिक्स होती है, तो इसीलिए हमको यूनिटी उसको लेना पड़ता है, एक्सप्रेशन में वो आता ही नहीं क्यूसी के।
अगर वो आ रहा है एक्सप्रेशन में, इसका मतलब सॉल्वेंट तो डेफिनेटली नहीं है, उसकी कंसनट्रेशन चेंज हो रही है। तो इसलिए द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दिस मच एंड वाटर divided by the concentration of reactants, that would be the QC for this reaction which I have written here. And in the second part, if the reaction starts with 1 mole of acetic acid and 0.18 mole of ethanol and इतना बन जाता है इथाइल एसीटेट फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की स्क्वायर नहीं होगा, बेसिकली ये ऊपर आएगा। स्क्वायर तब होता जब इसका 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता एंड रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा नीचे। तो 0.24 मल्टीप्लाइड बाई 0.214 एंड ये थर्ड पार्ट मैं निकाल रहा हूँ। सेकंड पार्ट यहाँ पे है 0.17 इथाइल एसीटेट का फॉर्म होगा एंड एक में से माइनस होगा इतना एसिटिक एसिड के केस में एंड 0.18 में से इतना माइनस होगा इथेनॉल के केस में। जितना बन रहा है ये इथाइल एसीटेट उतना ही कंज्यूम हो रहा होगा एसिटिक एसिड और इथेनॉल में से। तो 0.29 बचेगा ये हमारे पास एसिटिक एसिड और इथेनॉल बचेगा 0.09 के आसपास की कंसंट्रेशन। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं गिवन है तो आप मोल्स को कंसंट्रेशन के इक्वेशन में मान इक्वेट कर सकते हैं उन दोनों को, क्योंकि तरीका ही नहीं गिवन है आपको। कोई वॉल्यूम गिवन होती तो कंसंट्रेशन निकाल लेते। तो यहाँ से केसी की वैल्यू आ जाएगी 3.92। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा गिवन है ये। स्टार्टिंग विद 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड 0.214 इथाइल एसीटेट फॉर्म हो रहा है। इक्विलिब्रियम रीच हुआ या नहीं ये बताना। तो क्यूसी केसी के इक्वल तब होता है जब होता है तो इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है। के से आपने पीछे निकाल लिया 3.92, हाँ ये इसलिए है गिवन था, क्यूसी केसी के इक्वल होगा या नहीं ये पूछने के लिए गिवन था। तो 0.214 इक्विलिब्रियम पे बन रहा है तो इसकी ये प्रोडक्ट है तो इसकी कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन होगी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये माइनस हो जाएगा 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड में। तो एसिटिक एसिड की 0.76 बची कंसंट्रेशन और 0.5 ऑफ इथेनॉल में से माइनस होगा तो 0.286 इथेनॉल की बची। तो ये रिएक्टेंट्स हैं, ये डिनोमिनेटर में आएंगे तो 0.20 आपके पास क्यूसी की वैल्यू यहाँ से आ रही है विच इज़ डेफिनेटली नॉट इक्वल टू केसी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से क्लियरली कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे अभी रीच नहीं करी है, क्यूसी कम है केसी से, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी फॉर द रिएक्शन टू रीच टू इक्विलिब्रियम फॉर क्यूसी टू बिकम इक्वल टू केसी। Question number 19 is the simplest question that an examiner can ask you in equilibrium chapter and ऐसे questions हमने starting of this chapter में करे भी हुए हैं, initially examples आते हैं ये। equilibrium concentration आपको PCl5 की given है यानी reactant की और Kc given है और products की x मान लेते हैं हम। इनिशियल equilibrium concentration आपसे पूछे तो x² डिवाइड बाई 0.5 10 to -1 इज इक्वल टू KC 8.3 10 to -3 ये आ जाएगा हमारे पास। देन एक्स स्क्वायर वुड बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू एंड एक्स आ जाएगा 0.02 मोल पर लीटर। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बोथ PCl3 एंड Cl2। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको कुछ सिखाता भी है ये। केपी गिवन है आपको एक रिएक्शन का एंड इनिशियल कंसंट्रेशंस पार्शियल प्रेशर्स ऑफ CO एंड CO2 दोनों के गिवन है आपको, जो कि गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं। क्यूपी एक्सप्रेशन में यही आते हैं, सिर्फ सॉलिड्स नहीं आते क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर यूनिटी हम मानते हैं। तो इन दोनों से निकाल लिया आप। प्रोडक्ट में आ रहा है CO2 यानी इसका ऊपर होगा पार्शियल प्रेशर और CO का नीचे। सो क्यूपी यहाँ से निकालिए 0.8 डिवाइड बाई 1.4 0.571 आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन केपी जो आपके पास 0.265 था, यानी क्यूपी ग्रेटर है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। तो जहाँ पे आपको इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर गिवन है तो वहाँ पे क्यूपी निकाल के देख लेना चाहिए आपको, प्रोडक्ट्स क्या होंगे रिएक्टेंट्स क्या होंगे ये देखने के लिए। यहाँ पे अब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी यानी 0.80 ATM से PCl2 का प्रेशर घटेगा और जिस प्रोपोर्शन में घटेगा वही इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब सो इक्विलिब्रियम केपी के कांस्टेंट में केपी इज 2.265 गिवन
to you. So 0.80 minus x, that is the PCl2, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो घटेगा, और 1.4 प्लस एक्स जो ऑलरेडी इनिशियल था कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, उसमें ऐड होगा एक्स इक्विलिब्रियम पे। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तो इसमें वही हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में ये प्रोसीड करेगी ये देखने के लिए आपको क्यूपी की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हिंट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही गिवन था। तो यहाँ से x के लिए सॉल्व कीजिए आप, यू विल गेट 0.339 ATM, दैट वुड बी, इसको 1.4 में अगर ऐड कर दें हम तो पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, और 0.8 से माइनस करना होगा इसको, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का मिल जाएगा इक्विलिब्रियम पे। सो दैट्स हाउ इट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्यूपी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, इसमें सीधा ही नहीं किया जा सकता था ये। अगर सीधे ही इसको सॉल्व करने लग जाते तो इनिशियल पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रिएक्टेंट है, यहाँ पे आपको 1.4 ATM गिवन है, और डाइऑक्साइड का गिवन है 0.80 ATM जो कि प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट ज़्यादा पार्शियल प्रेशर पे है, प्रोडक्ट कम पे, तो रिएक्टेंट में से माइनस होगा, प्रोडक्ट में ऐड होगा, 1.4 माइनस एक्स और 0.80 प्लस एक्स आप कर दे, जो कि गलत हो जाता है, उससे आंसर आता ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको कुछ सिखाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रिएक्शन के लिए आपको गिवन है, हेबर्स प्रोसेस है ये। एट अ पर्टिकुलर टाइम कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर आल्सो गिवन, विच डायरेक्शन डज द रिएक्शन प्रोसीड। तो क्यूसी निकालना होगा आपको एंड देखना होगा ज़्यादा या कम आ रहा है क्या केसी से। ये क्वेश्चन इस टाइप का हम पहले भी कर चुके हैं। तो क्यूसी द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज़ अमोनिया, उसका स्क्वायर हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, 3 है N2 की और H2 की है 2 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है हाइड्रोजन का। सो 2 to the power 3 8, इसको सॉल्व कीजिए, क्यूसी आ जाएगा 0.010 के आसपास। एंड यहाँ से देख रहे हैं आपको पता लग रहा है क्यूसी कम आ रहा है केसी से, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी फॉर equating QC and KC. So forward reaction is favored here. That's the answer for this question. Now question number 22, ऐसे बहुत क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। केसी गिवन है आपको एक रिएक्शन का, और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछी है मिक्सचर की। तो लेट्स से ये एक्स एक्स फॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे, तो इनकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा ऊपर डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, इसमें से घट जाएगा। तो एक्स एक्स ये फॉर्म हो रहे हैं तो 2x निकलेगा रिएक्टेंट में से, क्योंकि जितने फॉर्म हो रहा है उसका डबल रह रहा है रिएक्टेंट का। तो ये आपको गिवन है, इसमें से 2s घटेगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ RHS में जाके। यहाँ से आपको सोल्व करना होगा ये x के लिए। इस स्क्वायर को सोल्व करने के आपको ये जो RHS में टर्म है इसको अगेन LHS में नीचे लाना होगा। 32 ये इसका अंडर रूट आपको निकालना है। 36 का आप जानते हैं 6 होता है, और 25 का होता है 5। 30 उनके बीच की टर्म है, यानी 30 का होगा 5.5, ये 32 है, 30 से थोड़ा ज़्यादा है तो इसका 5.6 होगा। x अपॉन 3.3 × 10⁻³ माइनस 2x = 5.6 आएगा। अब यहाँ से आगे आप इसको RHS में मल्टीप्लाई करके x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। यू विल गेट x 1.5 × 10⁻³ ये फॉर्म हो जाएंगे Br2 और Cl2 की कंसनट्रेशन इक्विलिब्रियम पे। 2 टाइम्स इसकी कंसंट्रेशन 2x माइनस होगा 3.3 × 10⁻³ से, तो BrCl की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे Kc कैलकुलेट करवा रहा है फॉर दिस रिएक्शन, एंड सॉलिड कार्बन की 90.55% कार्बन मोनोऑक्साइड बाई मास, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का बेसिकली आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। 1 ATM प्रेशर भी आपको गिवन है, तो प्रेशर आपको गिवन है तो पहले उसके आपको Kp निकालना होगा, ये हिंट इस क्वेश्चन से मिलेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको परसेंटेज गिवन है, तो उससे आप उसका मोल्स निकाल सकते हैं 90.55। ये ग्राम्स में मास डिवाइड बाय मोलर मास कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है 28, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आएंगे। डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज बची 9.45, अगर मोनोऑक्साइड की
90.55 है। तो डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44, तो यहाँ से 0.215 आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर मोल्स, ये होता है मोल फ्रैक्शन, एंड मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर विच इज 1 atm, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस। तो 3 समथिंग ये थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको टोटल मोल से डिवाइड किया, एंड इसका स्क्वायर होगा क्योंकि प्रोडक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो न्यूमरेटर में आएगा, एंड इसका स्क्वायर होगा क्योंकि दो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका, तो इसके पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर डिवाइड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से केपी आ जाएगा आपके पास 14.19 के आसपास। अब इससे केसी निकालना आसान है, के सी वुड बी के पी डिवाइड बाई आर टी टू द पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन इस केस में 1 होगा, 2 माइनस 1, तो आर टी होगा सीधा के सी वुड बी के पी डिवाइड बाई आर टी 0.0831, ए टी एम के टर्म्स में ये वैल्यू होती है 8.3 × 10⁻², आर की वैल्यू, और 1127 ये आपको टेम्परेचर गिवन ही है क्वेश्चन में। सो 0.151 के आसपास के सी की वैल्यू कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप, यही आ रही है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका आंसर गिवन है 0.149, एंड ऑलमोस्ट सेम आप मान सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों वैल्यूज़ में। क्वेश्चन नंबर 24, आपको स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इस रिएक्शन के लिए। तो जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालते हैं आप, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, वैसा ही गिब्स फ्री एनर्जी की केस में भी आपको करना है। NO2 और NO की आपको गिवन है, O2 की 0 गिवन है, नहीं भी गिवन होती तो आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है किसी भी एलिमेंट के लिए रेफरेंस स्टेट के अंदर, तो आप O2 की रेफरेंस स्टेट O2 गैस होती है, तो इसमें इसकी 0 होगी। तो NO2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होती है बेसिकली, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट सिर्फ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के केस में होती है, ये मैंने बहुत अच्छे से लर्न करवाया आपको थर्मोडायनेमिक्स में। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है आपको, NO2 विच इज़ 52 माइनस NO रिएक्टेंट 87, तो यहाँ से -35 किलो जूल पर मोल स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन आ जाएगी। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ के, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ के इज कमिंग आउट टू बी 35 किलो जूल डिवाइड बाई 2.303 RT, एंड टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है 298 केल्विन, नहीं गिवन होता तो भी आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल टेम्परेचर तो 298 केल्विन होगा। यहाँ से log के की वैल्यू आ रही है 6.134, दोनों तरफ एंटी लॉग लेना होगा, तो LHS में log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, के बचेगा सिर्फ, एंटी लॉग ऑफ 6.134 बचेगा RHS में, एंड ये 6 आ जाएगा एट इज 10⁻6 में, एंड 0.134 अब जानते हैं आप कि 0.30 log 2 की वैल्यू होती है, ये 0.15 के आसपास है, यानी log 2 से आधा हो जाएगा, log 1 के आसपास आंसर आना चाहिए। यहाँ पे 1.3 लिखा है, तो एज इट इज़ आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे 1.34 है ना, तो 1.34 × 10⁻6 ये आंसर आप यहाँ से याद रख सकते हैं। वैसे अप्रोक्सीमेटली ही आंसर्स आपको निकालने होते हैं नीट में। क्वेश्चन नंबर 27, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HBr एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर पूछे सारी गैसेस के, 10 बार ऑफ HBr इंट्रोड्यूस्ड इन अ सील्ड कंटेनर एट दिस मच टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम आपको इनिशियल प्रेशर गिवन है, तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये Kp होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आप अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो Kp वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे HBr है, उसका स्क्वायर होगा क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, एंड 10 इसके इनिशियली थे, एंड अगर H2 और Br2 के मान लें XX फॉर्म हो रहे हैं इनके पार्शियल प्रेशर्स, तो इसमें से 2x घट जाएगा, तो 10 - 2x हो जाएगा ऊपर, एंड जो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे H2 और Br2 उसका x² हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू द Kp। यहाँ से इसका स्क्वायर अगर हम हटाएं तो 4 × 10⁻2 बचेगा LHS में, RHS में 10 - 2x अपॉन x बचेगा, x के लिए सॉल्व कीजिए तो 0.025 आपके पास आ जाएगा, दैट वुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ H2 एंड Br2 बिकॉज इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, एंड HBr का पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम होगा 10 बार के बराबर ही, क्योंकि ये देखिए 0.025 बार है, कितना कम डिक्रीज हो रहा है 10 में से,
तो ऑलमोस्ट 10 ही मान सकते हैं आप रहेगा पीबीआर का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे एचबीआर का। क्वेश्चन नंबर 30 के सी गिवन है आपको फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 एंड आपको के सी निकालना है रिवर्स रिएक्शन के लिए। ए और सी पार्ट को मैंने मार्क इसलिए किया हुआ है क्योंकि इन दोनों के आंसर्स एनसीईआरटी ने नहीं दिए हैं, तो हमको इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिवर्स रिएक्शन का इसका जस्ट इनवर्स होगा फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो के सी डैश वन अपॉन के सी 120.48 के पास आ रहा है। बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना था। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं एक्सरसाइज में। रिएक्शन वेसल इज चार्ज्ड विद इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम यानी वाटर गैसियस, उनका पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है 4 बार यानी इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम पूछा है। ये एक मिस्टेक कर दी है एनसीईआरटी ने, H2 नहीं H2O होना चाहिए था यहाँ पे। ये क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तब आपको पता लगेगा। तो इनिशियली गिवन है और इक्विलिब्रियम में पूछे हैं केपी गिवन के साथ, तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। तो 10.1 केपी की वैल्यू आपको गिवन है। एक्स अगर मान लें आप प्रोडक्ट CO2 और एक्स के पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे, तो जो हमारा रिएक्टेंट्स हमें गिवन है उनमें से एक्स माइनस हो जाएगा। 4 ही है इन दोनों के पार्शियल प्रेशर गिवन थे आपको, इनमें से माइनस हो जाता है 4 माइनस एक्स हो जाएगा दोनों के। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10.1। इस 10.1 का ऑलमोस्ट आप 9 मान लीजिए स्क्वायर को सोल्व करने के पर्पज़ के लिए, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से सोल्व कीजिए, एक्स इज इक्वल टू 3 के अराउंड होगा। एग्जैक्टली 3 नहीं होगा, ये 3 से थोड़ी ज़्यादा होगी, 3.04 है एग्जैक्टली, क्योंकि 10.1 मान लिया था आपने, 9 मान लिया था 10.1 की जगह, तो आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा वो। सो 4 माइनस 3.04 ये कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर यानी स्टीम का पार्शियल प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम में, 4 में से ये घट जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। तो 0.96 बार आ रहा है वाटर का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम के, जो आपको आंसर गिवन है एनसीईआरटी में पीछे। तो रिएक्टेंट्स यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर यानी स्टीम का पार्शियल प्रेशर ये बचेगा इक्विलिब्रियम पे 0.96 बार। तो H2 की जगह H2O आपको यहाँ पे करने लेना है करेक्शन। H2 का अगर पार्शियल प्रेशर पूछें आप और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो 3 atm बचेगा इक्विलिब्रियम पे। तो ये एक चेंज था, करेक्शन करना था आपको इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 33, के सी गिवन है आपको एक रिएक्शन के लिए और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है O2 की और ओजोन की पूछी है। तो के सी वुड बी इक्वल टू द, यहाँ पे ऊपर देखिए स्क्वायर ऑफ द या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज ओजोन हेयर, जो कि हमें निकालनी है, डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो क्यूब होगा उसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि 3 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो कि आपको गिवन है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। वैसे सिंपल था, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस का ही झोल है ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको इन डेप्थ सोल्व करके दिखाया आपको। एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 3.2 10⁻56 इंटू 1.6 का स्क्वायर, इस पर्टिकुलर फॉर्म में आपको इसको अरेंज करना है। तो यहाँ से एक्स निकालिए अब आप 3.2 एंड 1.6 का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो 1.6 आ जाएगा, -56 इसका अंडर रूट लेंगे तो -10⁻28 आ जाएगा, एंड 3.2 का अंडर रूट वुड बी 1.8 बिकॉज 18 इंटू 18 ये 324 होता है, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए 2.86 इंटू -28 के पास आपका एक्स की कंसंट्रेशन यानी एक्स जो हमने अज्यूम करा था द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। ना क्वेश्चन नंबर 34, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है 1 लीटर फ्लास्क के अंदर और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर आपको गिवन है और CH4 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। KC भी गिवन है इस रिएक्शन का, तो KC के फॉर्मूला में इन सबको पुट करना है आपको। एक्स प्रोडक्ट के अंदर आएगा जो कि मीथेन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है एंड 0.02 वाटर की गैसियस में गिवन है आपको, 0.3 कार्बन मोनोऑक्साइड की एंड 0.1 का क्यूब होगा, क्योंकि
3 है हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपको मैंने आगे किया भी हुआ है थोड़ा बहुत ये। एक्स की वैल्यू 5.85 10⁻² के आसपास आ जाएगी। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन। अब ये जो क्वेश्चंस हैं 35 से लेकर 38 तक, इनमें कोई आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, कंसेप्चुअली ही आंसर करना है इन सारे क्वेश्चंस का। फाइंड द कंजुगेट एसिड बेस पेयर फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। तो एसिड बेस, कंजुगेट एसिड बेस क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी जानते हैं। एसिड अगर आपको निकालना है किसी का कंजुगेट एसिड, तो उसमें आपको H प्लस ऐड करना होगा, और कंजुगेट बेस अगर निकालना तो उसमें से H प्लस माइनस कर दीजिए। सिर्फ H प्लस का केस होता है इसमें, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट है ये। तो HNO2 पहला दिया हुआ, ये एसिड होता है, इसमें से H प्लस हम निकालते तो कंजुगेट बेस आ जाएगा इसका NO2 माइनस, CN माइनस, इसमें H प्लस ऐड करना आपको तो HCN हो जाएगा इसका कंजुगेट एसिड। HClO4, इसमें से H प्लस माइनस कर दिया, ClO4 माइनस हो जाएगा कंजुगेट बेस इसका। F माइनस का कंजुगेट एसिड हो जाएगा HF। OH माइनस इसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा H2O। CO3 2 माइनस, इसमें H प्लस ऐड कर देगी, HCO3 माइनस, ये इसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा। एंड H2 माइनस HS माइनस हो जाएगा इसका कंजुगेट एसिड। सो दैट्स हाउ यू फाइंड कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स। तो लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी लुईस एसिड होगा। H प्लस भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, NH4 प्लस भी। तो जिनमें प्लस चार्ज होता है बेसिकली वो लुईस एसिड्स कहलाते हैं। तो ये तीनों होंगे लुईस एसिड। H2O एक लुईस बेस होगा, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये उनको डोनेट कर सकता है, तो दैट्स वाई इट्स अ लुईस बेस नॉट एसिड, एंड दीज आर लुईस एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट विल द कंजुगेट बेसिस फॉर द ब्रोंस्टेड एसिड। तो कंजुगेट बेसिस के लिए आपको इनमें से H माइनस करना होगा, एक एसिड में से अगर बेस निकालना तो HF में से एक H माइनस कर दीजिए तो F माइनस बचेगा कंजुगेट बेस। H2SO4 में से HSO4 माइनस बचेगा, और HCO3 माइनस में से H अगर माइनस कर दें H प्लस तो CO3 2 माइनस इसमें बचेगा ना। क्वेश्चन नंबर 38, कंजुगेट एसिड्स आपको बताने ब्रोंस्टेड बेसिस के, तो इनमें से H प्लस ऐड कर दीजिए आप। NH2 माइनस में H प्लस ऐड करिए तो NH3 में ऐड किया तो NH4 प्लस, और HCOO माइनस में ऐड किया तो HCOOH। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आपको गिवन है 10⁻³ के अराउंड, और पीएच पूछा है। ये एग्जैक्टली एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का 16th एग्जाम्पल, जो इसमें वैल्यूज भी चेंज नहीं की गई, तो आपको ये नहीं पता तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं वहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, pH ऑफ अ सैंपल इज गिवन टू यू एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पूछा है, यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछी है। अब यहाँ ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। हम जानते हैं pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, एंड कैसे H प्लस की कंसंट्रेशन एंटी लॉग ऑफ माइनस pH आएगी, ये हम थ्योरी के अंदर देख चुके हैं। अभी हम सीधा सॉल्व करेंगे। H प्लस वुड बी माइनस एंटी लॉग ऑफ माइनस pH यहाँ 3.76 गिवन था। अभी इसको 3.76 को माइनस को तोड़ लिया हमने, -3 -0.76 +1 -1 कर दिया। ये तरीका मैं थ्योरी में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। आपने क्योंकि प्लस और -1 दोनों एक साथ कर लिया तो मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब -3 और -1 ये -10⁻⁴ एग्जैक्टली हो गया, और ये 1 -0.76 ये 0.24 के अराउंड आ रहा है, एंड आप जानते हैं log 2 की वैल्यू होती है 0.30। सो 2 से कम वैल्यू आएगी 0.24, क्योंकि 0.30 से कम होता है। 1.7 है एग्जैक्टली, याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना याद रखिए कंसेप्चुअली कि 2 से कम होगी, क्योंकि 0.30 से कम है 0.20। ना क्वेश्चन नंबर 43, आपको आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ सम एसिड्स गिवन है, यानी Ka, और बताना है आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ देयर कंजुगेट बेस, यानी Kb बताना है। तो Ka इंटू KB इक्वल टू KW, ये इक्वेशन यहाँ पे यूज होगी। KB वुड बी इक्वल टू KW डिवाइड बाई Ka। सो F माइनस का यहाँ पे कंजुगेट बेस का KB आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट होगा 10⁻⁴ विच इज KW
डिवाइड बाई के ए ऑफ एच एफ, ये गिवन है 6.8 × -4, तो 1.5 × -11 के आसपास आ जाएगा इस कंजुगेट बेस का एफ माइनस का के बी, आयनाइजेशन कांस्टेंट है। ऐसे ही एच सी डबल ओ माइनस का होगा के बी के ए ऑफ एच सी डबल ओ एच डिवाइड करना आपको 10⁻14 से 5.6 × -11 के आसपास इसका आ रहा है। और सी एन माइनस का के बी होगा के ए ऑफ एच सी एन डिवाइड करना होगा, तो 2 × 10⁻6 के आसपास आए आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44, आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको फिनोल का गिवन है, यानी के ए गिवन है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इन 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फिनोल। तो सी कंसंट्रेशन आपको गिवन है और के ए गिवन है, एंड फिनोलेट आयन की कंसंट्रेशन यानी सी अल्फा पूछा है। आप जानते हैं, थ्योरी में हमने पढ़ा है, जब कोई एसिड टूटता है तो सी अल्फा उसके आयन सी कंसंट्रेशन होती है एच प्लस और उसके अनायन की, और सी माइनस सी अल्फा इक्विलिब्रियम पे उस एसिड की कंसंट्रेशन होती है। फिनोलेट आयन यानी अनायन की कंसंट्रेशन पूछी है, विच इज वुड बी सी अल्फा। सी आपको गिवन से नहीं गिवन है, अल्फा आपको निकालना है। एंड 10⁻10 में इसका के ए गिवन है, यानी अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 10⁻5 से, और जब उससे वो हो उससे छोटा हो तब अप्रोक्सीमेशन लग सकता है। सो के ए वुड बी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है ना, तो अल्फा यहाँ पे बहुत कम होगा, तो उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं 1 के कंपैरिजन में। तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा, यानी अल्फा यहाँ से आ जाएगा के अपॉन सी अंडर रूट में। तो के 10⁻10 गिवन था अपॉन सी 0.05, यहाँ से 4.47 10⁻5 के अराउंड अल्फा आ जाएगा। सी अल्फा वुड बी फिनोलेट आयन की कंसंट्रेशन, तो 5 10⁻2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2.2 10⁻6 आ जाएगी फिनोलेट आयन की कंसंट्रेशन। ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट में आपसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी अल्फा पूछ रहा है सॉल्यूशन का इन 0.01 मोलर सोडियम फिनोलेट। सोडियम फिनोलेट टूटेगा Na प्लस और C6H5O माइनस में। तो बेसिकली ये जो फिनोलेट आयन है इसको कंट्रीब्यूट करेगा, ये इसका सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। तो अल्फा बेसिकली आपसे पूछा है। किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हम जानते हैं HA, अगर इन जनरल वो टूटता है H प्लस और A माइनस, तो H प्लस A माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ऐसे ही यहाँ पे आप इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखेंगे के ए, एच प्लस की कंसंट्रेशन होगी सी अल्फा, एंड इट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय फिनोल ओनली, क्योंकि सोडियम फिनोलेट में तो कहीं एच प्लस है ही नहीं, तो सी अल्फा यहाँ से होगा। 0.05 इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोल गिवन टू यू। अल्फा यहाँ पे लिखना हमें निकालना है, तो कैसे निकल सकते हैं ये, दैट वुड रिक्वायर्ड। एंड ये जो फिनोलेट आयन है इट वुड बी मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय सोडियम फिनोलेट ओनली, बिकॉज के इज़ वेरी स्मॉल फॉर फिनोल। 10⁻10 की टर्म्स में है, तो वो जो फिनोलेट आयन रिलीज करेगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे 0.01 आप कंसंट्रेशन लेंगे सोडियम फिनोलेट की, जो है वो ही फिनोलेट के केस में, क्योंकि यही मेनली कंट्रीब्यूट करेगा सॉल्यूशन में। दूसरा का जो फिनोल है उसका तो के बहुत स्मॉल है, वो तो टूटेगा ही नहीं, ठीक है। अब ये जो फिनोल है एसिडिक कंसंट्रेशन 0.05 अगेन आपको गिवन है, तो 0.05 कैंसिल हो जाएगा, एंड अल्फा यहाँ से आ जाएगा के ए डिवाइड बाई 0.01। के ए आपको 10⁻10 गिवन ही था, तो 10⁻8 के अराउंड आपके पास आंसर आ जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, द अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। Now question number 45 is same as the previous question. First ionization constant of H2S is given to you. Ka, calculate the concentration of HS minus ion is 0.1 मोलर solution. C आपको given है, Ka आपको given है, अल्फा निकाल के C अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा निकाल लेंगे Ka अपॉन C आएगा, तो यहाँ से 9.5 10⁻4 के अराउंड आ जाएगा अल्फा। C अल्फा होगा HS माइनस की कंसंट्रेशन है, C आपको 0.1 गिवन है, तो दैट वुड बी क्या क्या आ रहा है यहाँ से 9.5 10⁻5 मोलर आ रही है HS माइनस की कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है हाउ दिस कंसंट्रेशन इज अफेक्टेड इफ सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर इन HCl आल्सो। तो यहाँ पे अगेन H प्लस आयन विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय दिस HCl ओनली, क्योंकि -10⁸ -8 पे जा रहा है आयनाइजेशन कांस्टेंट H2S का, तो ये तो टूटेगा ही नहीं, डिसोसिएट होगा ही नहीं, मेनली अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो H प्लस विल बी कंट्रीब्यूटेड मेनली बाय HCl, तो H प्लस की जगह आप कंसंट्रेशन 0.1 लिख सकते हैं, ये चेंज होगा यहाँ पे। सो के ए वुड बी देयर
एच प्लस एच एस माइनस और नीचे H2S की कंसनट्रेशन फर्स्ट डिसोसिएशन, हाउ विल दिस कंसनट्रेशन इज अफेक्टेड, यानी एच एस माइनस की कंसनट्रेशन आपको निकालनी है। इट विल बी एच प्लस मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय HCl बिकॉज के वेरी स्मॉल फॉर H2S, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो H प्लस की जगह आप 0.1 जो कि HCl की कंसनट्रेशन वो नहीं कर सकते हैं, एंड H2S की कंसनट्रेशन 0.1 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। HS माइनस की यहाँ पे कंसनट्रेशन आ रही है 9.1 10⁻⁸, यानी Ka ही इक्वल हो जा रहा है ये। नाउ इन द सेकंड पार्ट आपको सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है H2S का, यानी जब HS माइनस ब्रेक करेगा H प्लस और S2 माइनस में, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H2 अंडर बोथ कंडीशन आपको निकालनी है H2 माइनस की। बोथ कंडीशन का मतलब इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ HCl, ये मतलब है बोथ कंडीशंस का। तो पहले तो इन द एब्सेंस ऑफ HCl निकाल लेते हैं। ये सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको गिवन है जहाँ पे HS माइनस टूटेगा H प्लस और S2 माइनस में। S2 माइनस की कंसंट्रेशन आपको यहाँ से निकालनी है। H प्लस की कंसंट्रेशन वही होगी जो HS माइनस की थी। HS माइनस की हमने निकाली थी 9.5 10⁻⁴, यही होगी H प्लस की भी, क्योंकि इसमें H2S टूट रहा था H प्लस और HS माइनस में, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। तो 9.5 और 10⁻⁵ ये H प्लस की कंसंट्रेशन होगी एब्सेंस में, एंड यही होगी HS माइनस की, दोनों कैंसिल होगी, तो यहाँ से H2 माइनस की कंसंट्रेशन Ka के बराबर आ रही है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द सेकंड डिसोसिएशन। अब इन द प्रेजेंस ऑफ HCl दो चेंजेस होंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन भी चेंज होगी बिकॉज इट विल कंट्रीब्यूटेड मेनली बाय HCl, 0.1 हो जाएगी, एंड HS माइनस की भी चेंज होगी जो कि हमने ऑलरेडी निकाल ली थी 9.1 10⁻⁸ के बराबर आई थी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, HS माइनस कंसंट्रेशन। तो ये दो चेंज आपको पुट करने हैं फॉर द इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ HCl आप लिख सकते हैं चाहे तो ये एब्सेंस में हो रहा है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl H2 माइनस की कंसंट्रेशन यहाँ से आ जाएगी 1.09 10⁻⁻19 मोलर के आसपास। तो ये एक लेंदी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में इसको पूछा गया है, एक किसी पार्ट की कैलकुलेशन थोड़ी है, अगर इन सबको समझ कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है। इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ HCl दो बार आपको सोल्व करवा रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 46 आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन एसिटिक एसिड का, यानी Ka, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड पूछा है इन 0.05 मोलर सॉल्यूशन। तो अल्फा पूछा है Ka और कंसंट्रेशन देके, तो अगेन इट वुड बी K अंडर रूट ऑफ K डिवाइड बाई C। आगे कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इन द सॉल्यूशन एंड इट्स पीएच भी पूछा है, तो कंसंट्रेशन होगी C अल्फा, एंड जो एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन होगी वही H प्लस की भी होगी जब एसिटिक एसिड टूटेगा, तो H प्लस की कंसंट्रेशन से आप पीएच निकाल सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ दिस क्वेश्चन। के आपको गिवन है दिस मच 10⁻⁵, ये है कंसंट्रेशन, तो यहाँ से अल्फ़ा आपके पास आएगा 2 एंड ये अगर सी अल्फ़ा अगर आप कर दें तो एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगी। सी इज़ गिवन टू यू आई थिंक 0.05, ये रहा 46 क्वेश्चन या 0.05, तो यहाँ से 0.93 10⁻⁻³ आपके पास एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन, यही H प्लस की होगी क्योंकि H प्लस और AC माइनस में टूटता है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, तो पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पुट कीजिए 10 लॉग 10⁻⁻³ ये होगा -3 लॉग 10 होता है 1, तो यहाँ से -3 आपके पास आएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो रहा है। ये जो 0.93 है, आप जानते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये log 1 से भी नीचे इसकी वैल्यू है, यानी 0 से भी कम इसकी वैल्यू आएगी, नेगेटिव में जाएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आएगी, 3.03 है। ऐसे अप्रोक्सीमेटली गैस कर सकते हैं आप कि 3 से ज़्यादा जाएगा कम जाएगा, आपको न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को 3 तक आपको पहुंचना है बस न्यूमेरिकली। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 47, आपको एक ऑर्गेनिक एसिड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है और उसका पीएच गिवन है, आपसे पूछा है उसके अनायन की कंसंट्रेशन, आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka एंड pKa। तो जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वही अनायन की कंसंट्रेशन होगी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक मोनो बेसिक एसिड है,
एच प्लस की कंसनट्रेशन वुड बी माइनस एंटी लॉग ऑफ पी एच 4.15 आपको पी एच गिवन है, तो -4 माइनस 0.15 इसमें डिवाइड कर लीजिए, आपको -4 और -1 10 टू -5 हो गया, एंड 1 माइनस 0.15 ये 0.85 आ रहा है, लॉग जो 7 की वैल्यू होती है इट इज़ एग्जैक्टली 0.84, तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, 0.85 है ये, तो 7 से थोड़ी ज़्यादा, तो 7.08 7 तक आप पहुंच जाएं वही काफ़ी है इस क्वेश्चन में। तो ये H प्लस आयन की कंसनट्रेशन आपने निकाल ली, यही इसके एनायन की कंसनट्रेशन होगी, एंड यहाँ से अब के ए आप निकाल सकते हैं, H प्लस और A माइनस की कंसनट्रेशन डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ एसिड 0.01 जो आपको गिवन है, तो यहाँ से 5 × 10⁻⁷ आ जाएगी के ए की वैल्यू, के ए आ गया तो पी के ए निकालना आसान है, माइनस लॉग ऑफ के ए होगा पी के ए, तो 5.08 × 10⁻⁷, यहाँ से लॉग 10⁻⁷, -7 आगे आ जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा 1, तो यहाँ से 7 वैल्यू एक सेपरेट वो आ गई, लॉग ऑफ 5.08, लॉग 5 होता है 0.69 के आसपास, यानी 0.70, तो 0.70 घटा दिए 7 में से, यानी 6.3 के आसपास, यानी 6.29, या एग्जैक्टली आपको आंसर गिवन है एनसीईआरटी में, 6.3 के आसपास आप रिपोर्ट कर सकते हैं ये आंसर को। क्वेश्चन नंबर 48 और 49 दोनों में ही आपको पीएच कैलकुलेट करवा रहा है, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले में कंसंट्रेशन आपको गिवन है, दूसरे में कंसंट्रेशन भी आपको निकालनी होगी। तो पार्ट ए में आपको कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस गिवन है विच इज़ पी एच इज माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, एंड यहाँ से लॉग 3 की वैल्यू आप जानते हैं 0.47 के बराबर होती है, सो 3 माइनस 0.47 ये 2.53 के आसपास आ रहा है, 2.52 है एग्जैक्टली, तो आप मान सकते हैं कि लॉग 3 की वैल्यू 0.48 के बराबर होती है, अब से ये अजम्पशन आपको होना चाहिए। नाउ बी पार्ट, इसमें देखिए पहले में HCl गिवन था, तो H प्लस की कंसनट्रेशन सीधी यहाँ से आ रही थी, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, तो OH माइनस की कंसनट्रेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, तो पहले आप POH निकालेंगे इसमें, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कंसनट्रेशन, यहाँ से फिर बाद में पीएच आएगा 14 में से माइनस करके, तो लॉग ऑफ 10⁻³ यहाँ से 3, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गए, लॉग 5 यहाँ पे माइनस होगा, लॉग 5 होता है 0.69 के बराबर, इसको आप 0.7 अब अज्यूम करेंगे क्योंकि वही माइनस हो रहा है, 3 माइनस 0.7 2.29 इसका एग्जैक्ट आंसर है POH में, तो लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.71, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48, ये आप अब याद रखिए, मैंने थर्मोडाइनमिक्स में 0.47 और 0.6 मैंने आपको बताई हुई हैं, उनको आप इसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के आंसर सबसे परफेक्ट होते हैं। अब पीएच अगर हम निकालें तो 14 में से ये माइनस करना होगा 2.29, तो 11.70 पीएच आपके पास आ जाएगा सेकंड सॉल्यूशन का। नाउ इन पार्ट सी HBr की मोलर कंसंट्रेशन आपको गिवन है, यही H प्लस की कंसंट्रेशन होगी 2 × 10⁻³ यहाँ पे पुट कर दिए इसको, तो 3 माइनस लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30, तो 3 माइनस 0.30 इज 2.7 एग्जैक्ट यहाँ से आंसर आ रहा है। एंड पार्ट डी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे OH माइनस की कंसंट्रेशन आपको 2 × 10⁻³ मिलेगी, यहाँ से 2.70 POH की वैल्यू आ रही है, पीएच की 14 में से माइनस कर दिए 11.30 आंसर आ जाएगा डी पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 पार्ट ए 2 ग्राम्स ऑफ थैलियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू गिव 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे थैलियम हाइड्रोक्साइड का आपको मोलर मास पता होना चाहिए उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, फिर उससे इसकी कंसंट्रेशन आएगी मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो 2 डिवाइड बाई 221 ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थैलियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आ जाएंगे, बेसिकली 204 ये होता है मोलर मास थैलियम का, एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिला के 17 हो गया, तो 204 + 17 221 है, ये एनसीईआरटी को गिवन होना चाहिए था, यहाँ पे इतना नहीं डिटेल में पता होता एस्पिरेंट्स को, ज़रूरत भी नहीं होती पता रखने की, तो एग्जामिनेशन में ज़रूर आपको गिवन होगा थैलियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास, इस नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कीजिए वॉल्यूम से इन लीटर, जो कि 2 आपको गिवन है, तो ये आ जाएगा आपके पास थैलियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन, यही होगी Tl प्लस की और OH माइनस की कंसंट्रेशन, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन ये आ गई, यहाँ से POH आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस,
नाउ log 4 की वैल्यू होती है 2 टाइम्स log 2, क्योंकि log 2 टू द पावर 2 होता है वो log a टू द पावर b का कंसेप्ट उसमें लग गया। तो log 2 की वैल्यू 0.30, तो 0.60 होगी log 4 की वैल्यू। यहाँ पे 4.5 है तो उससे ज़्यादा होगी, उसी प्रोपोर्शन में आप याद रख सकते हैं। इट वुड बी 0.65, तो 3 माइनस 0.65 ये 2.35 आपके पास पी ओ एच आ जाएगा। इसको 14 में से माइनस किया तो पी एच आ जाएगा 11.65 फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ पार्ट बी में 0.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू गिव 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एग्जामिनर की होने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास आपको खुद से पता होना चाहिए 74 होता है, एंड कैल्शियम का 40 होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 17 मिला के इसको 2 टाइम्स करना होगा तो 34 हो जाएगा। तो 40 प्लस 34 इज 74। तो मास आपको यहाँ पे गिवन था 0.3 ग्राम्स, इसको मोलर मास यानी हमने डिवाइड करा 74 से ही आगे नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको डिवाइड करना होगा वॉल्यूम से विच इज़ 500 ml। इसको 0.5 या 1/2 लीटर भी आप बोल सकते हैं, तो दो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से 8.1 इंटू द पावर -3 आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन। अब ये टूटेगा सी ए प्लस और 2 ओ एच माइनस में, तो डबल हो जाएगी इसकी ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन है, यानी 16.2 इंटू द पावर -3। यहाँ से 3 में से माइनस होगा log 2 टू द पावर 4, क्योंकि यही log 16 होता है। तो यहाँ से 4 टाइम्स log 2 आ जाएगा। log 2 आता है 0.3 एंड 4 टाइम्स के अंदर 1.2 आ जाएगा। तो 3 माइनस 1.2 इज 1.8, सो 1.7 के 9 के आसपास आ जाएगा पी ओ एच। इसको 14 में से माइनस करें तो 12.21 के आसपास इसका पी एच आ जाएगा सॉल्यूशन का फॉर द बी पार्ट। थर्ड पार्ट में 0.3 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व किया है। तो 200 से आपको कन्वर्ट करना होगा इसको लीटर में। तो यहाँ से 1/5 दिख रहा है मुझे, इसका लीटर में वॉल्यूम आ रही है। तो 0.3 सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होगा 40 के अराउंड, क्योंकि 23 होता है सोडियम का, एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिला के 17, तो ये 40 आ जाएगा। तो 0.3 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 1/5, 5 ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ऊपर। तो 0.0375 या कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रही है, यही हो गई ओ एच माइनस आयन की कंसनट्रेशन। सो दो में से log 3.75 आपको माइनस करना है। इसको आप ऑलमोस्ट log 4 मान सकते हैं, विच इज़ 2 टाइम्स log 2। तो log 2 होता है 0.30, तो 0.60 आ जाएगा। 2 माइनस 0.60 इज़ 1.4 के आसपास, तो 1.43 है। इसको माइनस करेंगे हम अगर 14 में से, तो 12.57 पीएच की वैल्यू आ जाएगी। एंड 1.43 ये ज़्यादा वैल्यू इसलिए आ रही है हमारे पास पी ओ एच की, क्योंकि एग्जैक्टली log 4 नहीं घटाना है हमने, log 3.75 घटाना है, तो इसलिए वहाँ से कंपनसेट हो रहा है, कम वैल्यू घट रही है। व्हेन वी आर टेकिंग log 3.75, यूजुअली नीट में आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू से ही काम चल जाता है। 1 ml ऑफ 13.6 मोलर एसिड डाइल्यूटेड विद वाटर टू गिव 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे M1 V1 आपको गिवन है, M2 निकालना है, V2 आपको गिवन है। तो जो M2 होगा सॉल्यूशन की HCl कंसंट्रेशन है, वही H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा और वही H प्लस की कंसंट्रेशन होगी। तो यहाँ से M2 निकाल लीजिए आप, M1 V1 डिवाइड बाई V2, दैट वुड बी 13.6 इंटू 10⁻³ ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है। एंड यहाँ पे 3 में से माइनस करना होगा आपको log 13.6, इसको log 12 आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं, विच वुड बी log 3 इंटू 4, log 3 प्लस log 4 हो जाएगा। log 3 इज़ 0.47, log 4 इज़ 0.60। तो यहाँ से टोटल वैल्यू आपके पास आ रही है 1.07 बेसिकली, एंड 3 माइनस 1.07 ये 1.93 के आसपास वैल्यू आ रही है। आंसर आपके पास 1.83। ये डिफरेंस इसलिए आंसर में, क्योंकि log 13.7 की 6 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डिफरेंस ज़्यादा होगा जो घटेगा, तो इसलिए 1.87 एग्जैक्टली वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली ही आपको निकालनी है सिर्फ। तो 1.87 होगा एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 50, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा ऑफ a 0.1 मोलर ब्रोमो एसिटिक सोल्यूशन इज दिस। तो सी और अल्फा आपको गिवन है
पीएच ऑफ द सॉल्यूशन और पी के ए बताना है। तो पी के लिए आपको के ए पहले निकालना होगा एंड के ए वुड बी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, सी भी और अल्फा भी। तो स्क्वायर किया 1 माइनस अल्फा किया 0.002। जी हाँ, यह के की वैल्यू आ गई। पी के ए यहाँ से आप निकाल सकते हैं माइनस लॉग ऑफ के ए। तो 3 में से लॉग 2 यानी 0.30 माइनस किया तो 2.70 पी के ए की वैल्यू आ गई। एच प्लस की वैल्यू होगी सी अल्फा। सी आपको 0.1 मोलर गिवन है कंसंट्रेशन, अल्फा अगेन गिवन है तो 1.32 10⁻² आ गया एच प्लस कंसंट्रेशन। माइनस लॉग ऑफ अगेन एच प्लस, सेम थिंग विच हैव डन फॉर पी के, यहाँ भी करनी होगी। 2 माइनस लॉग 1.32 करना होगा यहाँ पे। अब log 1 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है, तो log 1.3 सो इसकी 0 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी 2 से थोड़ा सा घटेगा, 0.12 घटेगा एग्जैक्टली। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 1.88। 2 से कम आंसर होगा, सिर्फ इतना याद रख लीजिए आप कंसेप्चुअली, एग्जैक्ट वैल्यू अगर ना याद रखें तो। क्वेश्चन नंबर 51 है, आपको कोडीन के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और पीएच गिवन है और उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट और पीके भी पूछा है। अब ये थ्योरी में आप अच्छे से पढ़ के आए हैं कि कोडीन एक बेस होता है, तो इसका के भी होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट। वैसे यहाँ पे पी के भी गिवन था, तो यहाँ पे भी आप उसके आइडिया लगा सकते थे। तो पी एच यहाँ पे गिवन है, हमको पी ओ एच चाहिएगा क्योंकि ये कोडीन बेस है, ये इसके कैटायन और एक ओ एच माइनस में डिसोसिएट करेगा। तो ओ एच माइनस की कंसनट्रेशन हमें चाहिए, उसके लिए पी ओ एच चाहिए होगा। तो पी एच से पहले हमें निकालना है पी ओ एच 14 में से माइनस करके, एंड यहाँ से ओ एच माइनस की कंसनट्रेशन आ जाएगी माइनस लॉग ऑफ पी ओ एच। तो 4.05 है ये, 4 माइनस 0.05 किया, +1 -1 -4 -1, ये 10⁻⁵ हो जाएगा। एंड 1 माइनस 0.05 ये 0.95 आ रहा है, जो एग्जैक्टली जो log 9 की वैल्यू होती है, बेसिकली log 8 की वैल्यू होती है 0.90 विच इज़ 3 टाइम्स log 2। एंड log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये बीच में आता है log 9 उसके, तो 0.90 और 1 के बीच में आप मान सकते हैं। तो 0.95 की एग्जैक्टली वैल्यू 9 तक आप पहुंच सकते हैं, 0.95 की होगी लॉग के अंदर। तो ये होगी ओ एच माइनस की कंसनट्रेशन, ये सी अल्फा के इक्वल होगी। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा सी डिवाइड बाई दिस ओ एच माइनस की कंसनट्रेशन, सी एंड एक्चुअली उल्टा बोल दिया मैंने, सी अल्फा ओ एच माइनस की कंसनट्रेशन के बराबर होता है ना। तो सी आपको 0.0055 10⁻³ गिवन था, एंड ओ एच माइनस कंसनट्रेशन अभी आपने दिखाई, तो यहाँ से अल्फा 9 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, यानी 1.8 10⁻²। अल्फा अगर अब आपके पास आ गया तो अब आप आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, विच इज सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। सी आपको ऑलरेडी गिवन था, अल्फा आपको यहाँ से निकालना था, उसके लिए ज़रूरी था ये ओ एच माइनस आयन की कंसनट्रेशन है, क्योंकि ये सी अल्फा इक्वल होगा ओ एच माइनस आयन के ही, एच प्लस के नहीं, क्योंकि एच प्लस यहाँ पे प्रोड्यूस ही नहीं होगा क्योंकि ये बेस है, इसलिए ये बेस होता है, ये जानना जरूरी था इस क्वेश्चन में। तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा कीजिए, के बी की वैल्यू आ जाएगी 1.6 10⁻⁻6। यहाँ से पी के बी आप निकाल सकते हैं माइनस लॉग ऑफ के बी, 6 माइनस लॉग 1.6 आपको यहाँ से करना होगा। अब 1.6 को आप ऑलमोस्ट 2 मान सकते हैं, और log 2 की वैल्यू होती है 0.30, सो 6 माइनस 0.3 इज 5.7 आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 5.8 होगा आंसर। कैसे होगा ये आप अप्रोक्सीमेटली आप निकाल सकते हैं। 5.7 तक आप पहुंच गए, ये कंसेप्चुअली आपको पहुंचना था यहाँ तक। आगे इससे ज़्यादा होगा या कम ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू जो log 2 नहीं होगी, log 1.6 होगी, तो सब्सट्रैक्ट करने वाली वैल्यू कम होगी, तो 6 में से कम सब्सट्रैक्ट होगा, तो 5.7 नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा 5.8 होगा। ये सिर्फ अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया लगाना आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ 0.001 मोलर एनिलीन सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ तो लिया गया है, लेकिन इसका आंसर एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, तो आपको ये करना नहीं है, लेकिन आप कर भी सकते हैं, बहुत इजी है ये। पीएच पूछा है एनिलीन सॉल्यूशन का। एनिलीन आप जानते हैं एक बेस होता है, तो यहाँ से ये जो कंसंट्रेशन आपको गिवन है ये ओ एच माइनस की होगी, तो ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन से आप एच प्लस की कंसंट्रेशन निकालेंगे, फिर उससे पीएच आएगा, तो ये निकाला तो जा सकता है।
आसान है, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि एनसीईआरटी ने इसका आंसर दिया नहीं है। आगे आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है जिनका के बी टेबल 7.7 से आपको देखना है, उससे फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी अल्फा एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ एनिलीन यानी के ए पूछा है। तो के बी से के ए निकाल सकते हैं हम, के इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू से। एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा के लिए आप देखेंगे कि टेबल 7.7 में जो आयनाइजेशन कांस्टेंट इसका 10⁻⁵ की टर्म्स में जा रहा है। ये अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखाऊं तो ये 10⁻⁻10, जी हाँ 5 से तो कम ही है ना, तो डेफिनेटली कम है, तो अप्रोक्सीमेशन लगा जा सकता है। अल्फा वुड बी √(k) डिवाइड बाई सी एंड सी इज 10⁻³ के इज 4.2 10⁻10, तो यहाँ से 6.5 10⁻54 ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। एंड के तो मैंने आपको बता दिया, के डब्ल्यू यानी 10⁻14 डिवाइड बाई के ए, के बी 4.2 10⁻10, ये टेबल से आपको देखना था। सो 2.35 10⁻5 ये के ए की वैल्यू आ जाएगी इससे। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा निकालना है। एसिटिक एसिड के लिए कंसंट्रेशन सी आपको गिवन है और पी के ए गिवन है। अब अल्फा आप जानते हैं √k/c होता है, के हमें के ए निकालना होगा पी के ए से, विच इज़ एंटी लॉग ऑफ माइनस के पी के ए। तो 4.74 इसको हम लिख सकते हैं -4 -0.74 +1 -1 -4 -1 ये 10⁻⁵ हो गया। एंड 1 -0.74 ये 0.26 आ रहा है। एंड 0.30 ये log 2 की वैल्यू होती है, तो log 2 से थोड़ा सा कम होगा, 1.82 अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं। के की वैल्यू आ गई √(k/c) होता है हमारे पास अल्फा, तो ये निकालिए आपके पास 1.9 10⁻² के आसपास आएगा। ये फर्स्ट हाफ है इस पार्ट का, इसके बाद दो और पार्ट हैं। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे अफेक्ट होगा अगर सॉल्यूशन आल्सो कंटेन 0.01 एंड 0.1 मोलर ऑफ HCl, तो यहाँ पे वही केस है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। H+ विल बी मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय दिस HCl ओनली, क्योंकि यहाँ देखिए के इसका 10⁻5 है एसिटिक एसिड का, यहाँ से तो डिसोसिएशन बहुत कम होगा। तो के ए के फॉर्मूला में, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के फॉर्मूला में H+ विल बी कंट्रीब्यूटेड बाई HCl। इन द फर्स्ट पार्ट इट इज़ 0.01 मोलर, तो इसकी हमने वैल्यू रख दी। और दूसरा जो एसीटेट आयन है उसकी कंसनट्रेशन यहाँ पे, एंड नीचे कंसनट्रेशन था एसिड 0.05, ये तो शुरुआत में आपसे गिवन ही थी। अब यहाँ से एसीटेट माइन की कंसनट्रेशन आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये एसीटेट माइन की कंसनट्रेशन आई, सी अल्फ़ा की वैल्यू आई है। तो अगर हम इसको C से डिवाइड कर दें तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, C इज़ 5 10⁻², तो इससे हमने डिवाइड कर दिया, देन वील गेट द अल्फ़ा टू बी 1.8 10⁻3। अब 0.01 के केस में हमने निकाल लिया। 0.1 मोलर HCl के केस में जो ये 10⁻² है, ये बस 10⁻1 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ये तो कैंसिल ही हो रहा है। तो 10⁻⁴ यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेकेंड केस में अल्फ़ा की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 54, आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको गिवन है डाइमिथाइल अमीन का यानी के बी आपको गिवन है। कैलकुलेट सी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा इन 0.02 मोलर सॉल्यूशन। तो सी आपको गिवन है, के बी आपको गिवन है, अल्फा आपको निकालना है। के बी इज टू सी α² अल्फा, इससे ये निकाला जा सकता है, लेकिन आपको निकालना नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने ये दिया ही नहीं है इसका आंसर। आगे पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइलमीन इज आयनाइज्ड इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्फा कैसे चेंज होगा अगर 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसका आंसर एनसीईआरटी ने गिवन है। एंड आप ये जानते हैं, हम काफ़ी क्वेश्चन में कर चुके हैं, यहाँ पे मेनली OH- आयंस आर कंट्रीब्यूटेड बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड ओनली, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है डाइमिथाइल अमीन के कंपैरिजन में। ये अब आपको कंसेप्चुअली नॉलेज होनी चाहिए इस केस में। देखिए 5.4 10⁻⁴, इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है के बी 10⁻⁵, इससे छोटा नहीं है, ये 10⁻⁵ से बड़ा है। तो यहाँ पे के बी के हिसाब से अजम्पशन नहीं लगा सकते आप, ये स्ट्रॉन्ग बेस के हिसाब से लगाना होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस आपको पता होना चाहिए, ये इससे ज़्यादा बेसिक है डाइमिथाइलमीन से, तो मेनली कंसंट्रेशन इसके OH- से कंट्रीब्यूट करेगा। ये अब यहाँ से कंसेप्चुअली होना चाहिए।
क्लियर आपको उन केसेस में जहाँ पे 10⁻⁻5 से भी बड़ी होती है के बी की वैल्यू, यहाँ से अजम्पशन नहीं लगाया जा सकता। तो सेम केस होगा यहाँ पे भी, के बी की वैल्यू होगी, कैटायन में टूटेगा ये डाइमिथाइल अमीन और इसका OH माइनस होगा डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बेस इटसेल्फ डाइमिथाइल अमीन। एंड लेट्स से सी अल्फा हो गई इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अल्फा क्योंकि हमने निकाला नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि सी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इसलिए हमने अज्यूम करा है सी अल्फा होगी। एंड OH माइनस वैल्यू मेनली कंट्रीब्यूटेड बाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये 0.1 होगी इसकी। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस एसिड बेस डाइमिथाइल अमीन, इसको सी ही हम मान रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने अज्यूम कर रहा है कि मेनली डिसोसिएशन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा। तो जो सी माइनस सी अल्फा की वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट सी के इक्वल होगी, ऐसा हमने अज्यूम करना है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं। तो सी से सी अब कैंसिल हो जाएगा, 0.1 डिवाइड बाई 5.1 - 4, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 5.4 × 10⁻³ दैट्स द आंसर गिवन इन NCERT फॉर क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पूछी है और पीएच गिवन है। तो H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -pH। सारे पार्ट ABCD में ये ही फॉर्मूला एक आपको निकालना है। ए पार्ट में देखिए 6.83 आपको पीएच गिवन है, तो इसको तोड़िए, -6 -0.83 +1 -1 -6 और -1 ये 10⁻⁻7 हो गया। एंड 1 -0.83 ये 0.17 के आसपास आ रहा है आपके पास। अब log 0 की वैल्यू हमारे पास log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 2 की वैल्यू होती है 0.30। तो ये जो 0.17 है ये इन दोनों के बीच की टर्म है, 0.15 के आसपास। तो 1.5 हमारे पास होना चाहिए 1 और 2 के बीच में log में, तो 1.5 का 1.48 यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली आंसर तक आप पहुँच सकते हैं ए पार्ट के लिए। फॉर द बी पार्ट द pH इज गिवन टू बी 1.2, तो यहाँ से -1 -0.2 +1 -1 कीजिए, -1 ये 10⁻⁻2 हो गया, 1 -0.2 इज 0.8 एंड दैट्स एग्जैक्टली द वैल्यू 0.84 बेसिकली हम जानते हैं log 7 की वैल्यू होती है। ये 0.84 से कम है तो 7 से कम होगा, 6.3 होगा, 7 से कम होगा, ये आप पता लगा लीजिए। 6.3 एग्जैक्टली पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स द आंसर फॉर पार्ट बी। सी पार्ट के लिए पीएच की वैल्यू आपको 7.38 गिवन है। एंड -7 -0.38 +1 -1 किया तो -7 -1 इज 10⁻⁻8, 1 -0.38 0.62 एंड 0.60 ये वैल्यू होती है log 4 की। तो 4 से थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि 0.62 है तो 4.17 है, 4 से थोड़ा ज़्यादा होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड ये मैं बात आपको बता रहा था फॉर द फर्स्ट पार्ट 6.83 वाज पीएच, सेकंड के लिए 1.2, जी हाँ, थर्ड पार्ट के लिए 7.83 और 6 के लिए 6.4। जी हाँ, सब के लिए पीएच ही गिवन है, मुझे लग रहा था पीओएच गिवन होगा लेकिन ऐसा नहीं है, सबके लिए पीएच ही गिवन है। तो सी पार्ट हो गया। डी देखते हैं अब, पीएच 6.4 गिवन है तो -6 -0.4 +1 -1, 6 -1 10⁻⁻7, 1 -0.4 is 0.6, that's exactly the value of log 4। तो log 4 होगा यहाँ पे 3.98 लिखा हुआ है, तो 4 तक आप पहुँच सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली log 4 की वैल्यू है ये। क्वेश्चन नंबर 56 में भी आपको पीएच ही गिवन है और आपको H+ आने की कंसंट्रेशन निकालनी है। ये एग वाइट को मैंने यहाँ पे इसलिए मार्क किया हुआ है क्योंकि इसका आंसर एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, तो पहले 4 जो गिवन है उन्हीं का आपको पीएच H+ आने की कंसंट्रेशन निकालनी है। पहले के लिए मिल्क के लिए पीएच आपको -6.8 गिवन है, तो -6 -0.8 +1 -1, -6 -1 ये हो गया 10⁻⁻7 एंड 1 -0.8 इज 0.2 एंड अगेन आप जानते हैं 0.30 log 2 होता है और हमारे पास log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इनके बीच में आता है 0.15। सो 0.15 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 0.2 आ रहा है।
इसलिए 1.5 से वैल्यू ये ज़्यादा होनी चाहिए थोड़ी सी, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 इसको वैल्यू को मान सकते हैं H प्लस हनी कंसनट्रेशन इन केस ऑफ मिल्क। अब इन केस ऑफ ब्लैक कॉफ़ी यहाँ देखिए ये एग्जैक्टली 5 गिवन है आपको पीएच की वैल्यू, तो H प्लस हनी कंसनट्रेशन होगी 10⁻⁵ सीधे। टमाटो जूस के केस में 4.2 आपको पीएच गिवन है, या -4 और -1 यहाँ से 10⁻⁵ आ गया, एंड 0.8 यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1 माइनस 0.2, विच इज़ 0.8 हम जानते हैं ये 0.77 होती है log 6 की वैल्यू। log 3 इंटू log 2 होता है, log 2 0.30 एंड log 3 0.47, तो 77 के आसपास। तो log 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये, क्योंकि 77 नहीं है 0.80 है, तो 6 से थोड़ा ज़्यादा 6.3 होगा। 6 तक आप पहुँच जाइए, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा इसका पता लगा लीजिए। 6.3 या 4 या 5 इसकी आपको झोल में नहीं पड़ रहा है, 6 से थोड़ा ज़्यादा होगा, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। लास्ट में है लेमन जूस, जिसका पीएच आपको गिवन है 2.2, तो -2 और -1 10⁻³ आ गया, एंड अगेन यहाँ से 0.8 आ रहा है, इसके लिए हमें अभी नहीं दिखाया था, तो 6.31 होगा 10⁻³ द आंसर फॉर लेमन जूस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नाउ आफ्टर क्वेश्चन 57, क्वेश्चन नंबर 57 अराउंड क्वेश्चन नंबर 73 तक अराउंड 17 क्वेश्चन इसमें बचे हैं एक्सरसाइज में, एंड ऑलमोस्ट इतने ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी हैं बचे जो हमें करने हैं, तो दैट दोज विल बी इंक्लूड इन द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट्स सर्टेनली वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इक्विलिब्रियम।